नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसा कहे, केम छो, हेलो एंड वेलकम इन गेट वाला। तो स्टूडेंट, जो तुम लोग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा यूट्यूब सीरीज चल रहा है, आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन इसका कंप्लीट हो जाए। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसा कि सब जानते हो, मेरा नाम रामानंद बंसल, आपका आरबी सर। मैंने 2014 में गेट क्रैक किया था विथ ऑल इंडिया रैंक 70। उसके बाद मेरा सिलेक्शन आईओसीएल, एचपीसीएल एंड बार्क में हुआ था। फाइनली मैंने आईओसीएल ज्वाइन किया एज ऑपरेशन ऑफिसर इन हजीरा टर्मिनल सूरत। वहाँ 1 साल काम करने के बाद मैंने जॉब से क्विट किया और उसके बाद से ही लगातार मैं गेट डीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा जो वाईटी का सीरीज चला उसकी बात करें तो ये क्लास और सीरीज ऑलरेडी 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। क्लास का टाइमिंग है रात को 8:30 से 10 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। इस सीरीज में हम लोग स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और हर एक टॉपिक का कंप्लीट थ्योरी, रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी चीज़ें क्लास में हो रही है उसका क्लास नोट्स आप फिजिक्स वाला के ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर बट इस फ्लो में हम लोग स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसका एक छोटा सा पोर्शन बचा है, वो भी कर लेंगे। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन। अब काफी छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट के 3 चैप्टर तो एक एक क्लास में हम लोग के। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो लास्ट जो चैप्टर था कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, उसमें केवल एक छोटा सा पार्ट बचा है देखना, 2D स्ट्रेस कंडीशन का 3D एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज 3D एनालिसिस ऑफ 2D स्ट्रेस कंडीशन, वो एक्सप्लेन करूंगा। और जब हम लोग 3D एनालिसिस कर रहे हैं 2D स्ट्रेस कंडीशन का, तो क्या क्या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन वाले चैप्टर में आ जाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस वाला चैप्टर हम लोग समझ चुके हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन वाला चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा हम लोग के लिए समझना। ठीक है। और इसमें भी हम लोग 2D स्ट्रेस स्ट्रेन कंडीशन के लिए किसी इंक्लाइन डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ये सारा चीज़ निकालना सीखेंगे। इसका मोहर सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है। और प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालना सीखेंगे, जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना सीखे थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, 3D एनालिसिस ऑफ 2D स्ट्रेस कंडीशन का मतलब क्या है। ध्यान देना, अगर किसी भी लेमिना में 2D स्ट्रेस कंडीशन आ रहा है, ध्यान देते हैं। 2D स्ट्रेस कंडीशन का मतलब क्या है कि सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड टाउ एक्स वाई या वाई एक्स के अलावा बाकी सारी वैल्यूज 0 होगी जब हम लोग 3 परपेंडिकुलर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन देख रहे हैं। और अगर बाकी सारी वैल्यूज 0 नहीं है वो 2D स्ट्रेस कंडीशन नहीं, ऐसी बात है। तो इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज 0। ठीक है। अब हम लोग जो भी कैलकुलेशन किए थे, चाहे किसी इंक्लाइन प्लेन का स्ट्रेस निकाले थे, चाहे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाले थे, 2D स्ट्रेस कंडीशन में हम लोग देखे थे ना, 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। चाहे इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाले थे, मैं उसको इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यों बोल रहा हूँ वो भी अब समझ में आ जाएगा। तो वो करते समय ना हम लोग केवल और केवल 2D एनालिसिस किए थे। 2D एनालिसिस मतलब जो भी मैं इंक्लाइन प्लेन लिया था ना, मैं जेड एक्सिस का रोटेट कर करके अलग अलग प्लेन लिया था, और जेड एक्सिस के बाद रोटेट कर करके अलग अलग प्लेन लिया था। तो मैं उसको हम लोग बोलते थे 2D एनालिसिस। क्लियर पॉइंट। तो जो भी हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाले हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाले हैं 2D स्ट्रेस कंडीशन के लिए अभी तक, वो 2D एनालिसिस करते हुए निकाले हैं। बट कई बार अगर हम लोग को 2D एनालिसिस का, 2D स्ट्रेस कंडीशन का ही 3D एनालिसिस करना पड़ जाए, ये क्यों करना पड़ेगा भी समझ में आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखना। या भी ये डायग्राम को मैं तुम लोग को 2D बना के दिखाया हूँ। ठीक है। बट इसी को एक बार के लिए मैं 3D डायग्राम बनाऊं। स्ट्रेस कंडीशन 2D ही है, बस डायग्राम 3D बना। मेरा 3 परपेंडिकुलर प्लेन, अभी कौन कौन सा स्ट्रेस आ रहा है मैं एक ही तरफ बना के दिखा दे रहा हूँ। सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, अब टाउ एक्स वाई या वाई एक्स के अलावा बाकी आएगा, और इसके अलावा बाकी सारा स्ट्रेस 0। अगर बाकी सारा स्ट्रेस 0 नहीं है तो 2 स्ट्रेस कंडीशन नहीं किया गया। इसके अलावा बाकी सारे स्ट्रेस एलिमेंट इन 3 परपेंडिकुलर प्लेन पे 0। अब इसका 3D एनालिसिस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनते। अभी हम लोग क्या किए थे, जो भी इंक्लाइन प्लेन लिए थे ना वो जेड एक्सिस के बाद रोटेट कर करके लिए थे। वैसे इंक्लाइन प्लेन तो हम लोग एक्स एक्सिस भी रोटेट कर करके ले सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन तो हम लोग वाई एक्सिस कट भी रोटेट कर करके ले सकते हैं।
तो हम लोग जेड के साथ अगर एक्स के अबाउट भी रोटेट कर करके इंक्लाइन प्लेन ले, वाई के अबाउट भी रोटेट कर करके इंक्लाइन प्लेन ले, तब जो एनालिसिस है वो थ्री डी एनालिसिस कहलाएगा। भले मेरा स्ट्रेस कंडीशन 2D है, लेकिन वो एनालिसिस 3D एनालिसिस कहलाएगा। अब ये 3D एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर हम लोग ये 3D एनालिसिस जब 2D स्ट्रेस कंडीशन का कर रहे हैं, तो अगर हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस का बात करें, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, हम लोग ये देखे थे कि जब 2D एनालिसिस कर रहे थे तो दो प्रिंसिपल प्लेन आ रहे थे। हाँ सर, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी दो था, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। क्लियर पॉइंट। लेकिन हम लोग जब 3D स्ट्रेस कंडीशन, अभी तो 3D एनालिसिस 2D स्ट्रेस का पढ़ रहे हैं, पर लास्ट क्लास में मैंने 3D स्ट्रेस कंडीशन पढ़ाया था। और 3D स्ट्रेस कंडीशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। ये तीन कैसे आ रहा था? तो 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स बना, उसका आइगन वैल्यू निकालो, तो तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 आएंगे। इस केस में भी अगर स्ट्रेस कंडीशन 2D है, अगर मैं उसका 3D एनालिसिस करूं, तो इस केस में भी तीन प्रिंसिपल प्लेन और तीन प्रिंसिपल प्लेन यानी कि तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस आएंगे। दो प्रिंसिपल स्ट्रेस तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होगा, जो हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। और फॉर्मूले से क्या है फॉर्मूला निकालने का? सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 है, तो 2D स्ट्रेस कंडीशन है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। प्लस माइनस कैपिटल आर, और कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये तो पढ़ चुके हो। लेकिन इसके साथ में इस केस में एक और प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, जिसको हम लोग थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 बोलते हैं। अब वो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी? तो ध्यान देना, क्या मेरे को ये पता है, यहाँ ये सिग्मा 3 तो इजीली निकल जाएगा। क्या मेरे को ये पता है क्या जो प्रिंसिपल प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है? हाँ सर। अच्छा, प्रिंसिपल प्लेन उस प्लेन को बोलते हैं क्या जिसका शियर स्ट्रेस 0 हो। अगर तुम लोग 2D एनालिसिस करोगे ना, तो ये मतलब जेड एक्सिस का रोटेट कर करके इंक्लाइन प्लेन लोगे, तो तुम लोग को ऐसे दो प्लेन मिलते हैं जिसका शियर स्ट्रेस 0 होता है, मतलब दो प्रिंसिपल प्लेन मिलते हैं। उसमें एक प्रिंसिपल प्लेन को मैं P1 बोला, जिसका नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 है, यानी एक प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 हो गया। दूसरे प्रिंसिपल प्लेन को मैं बोला P2, जिसका नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 2 है, तो सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया सिग्मा 2। क्लियर? लेकिन ये तो मैं जेड एक्सिस का रोटेट कर करके लिया। लेकिन जब इसको तुम लोग 3D में देखोगे ना, तो यहाँ एक और प्रिंसिपल प्लेन आएगा, जिसको हम लोग थर्ड प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे P3, और उसके नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे सिग्मा 3। लेकिन यहाँ ये इसकी वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू बताना बहुत आसान है। इस केस में जो थर्ड प्रिंसिपल प्लेन होगा ना, मैं यहाँ शेड करके दिखा रहा हूँ, और जिसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ वो थर्ड प्रिंसिपल, इस ब्लू, इस ब्लू प्लेन इन दिस केस इज थर्ड प्रिंसिपल। क्यों? ध्यान देना, क्योंकि अभी मेरा स्ट्रेस कंडीशन 2D है, तो क्या इस ब्लू प्लेन का सारा स्ट्रेस 0 है क्या? अगर मैं पूछूं ब्लू प्लेन का सारा स्ट्रेस 0 है, यानी नॉर्मल स्ट्रेस भी 0 है और शियर स्ट्रेस भी 0 है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ब्लू प्लेन का शियर स्ट्रेस 0 है क्या? यस सर। और वो प्लेन जिसका शियर स्ट्रेस 0 है वही प्रिंसिपल प्लेन होगा। इस प्लेन को हम लोग थर्ड प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। इस प्लेन को हम लोग कौन सा प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे? थर्ड। और थर्ड प्रिंसिपल प्लेन क्या हो गया? P3। तो 2D स्ट्रेस कंडीशन में जब 3D एनालिसिस करोगे तो एक और प्रिंसिपल प्लेन आएगा P3, और बट वो इस केस में विजुलाइज करना बहुत आसान है, यही वाला प्लेन थर्ड प्रिंसिपल। क्लियर पॉइंट? अच्छा, जो प्रिंसिपल प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस होता है वही प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है क्या? तो इस प्रिंसिपल प्लेन का अभी नॉर्मल स्ट्रेस भी 0 है क्या? मैं बोलूँ क्या, जब हम लोग 2D स्ट्रेस कंडीशन का 3D एनालिसिस करेंगे तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी होगी? ये हो गया। तो जब हम लोग 2D स्ट्रेस कंडीशन का 3D एनालिसिस कर रहे हैं ना, उस केस में टोटल तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस आएंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। लेकिन यहाँ सिग्मा 3 से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है, बट वैल्यू 0 है लेकिन वो एक वैल्यू तो है ना। ठीक है, तो तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस आएंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 फॉर्मूले से निकल जाएगा। और अगर 2D स्ट्रेस कंडीशन है और उसका 3D एनालिसिस कर रहे हो तो दिमाग में रखना एक और प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, दैट इज थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3, की वैल्यू कितनी है? 0। अब क्वेश्चन में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है तो किसी भी पॉइंट का, तो वो निकालने का तरीका क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालो, उसमें जो सबसे ज्यादा है। तो ये बात तो जाहिर सी बात है कि 2D स्ट्रेस कंडीशन में थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 0 है, तो जाहिर सी बात है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में जो ज्यादा होगा वही मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। यानी सिग्मा 3 को लो या ना लो, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बताते समय फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आगे मैं तुम लोग को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसमें इसका रोल आ जाएगा, इसलिए ये थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है। 2D स्ट्रेस कंडीशन में अगर मैं उसका 3D एनालिसिस कर रहा हूँ, एक और प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा विच इज थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3। हाँ, उसकी वैल्यू कितनी है? 0। इसलिए कई बार वैल्यू बताते समय उसको हम लोग लेते नहीं है, बट है वो सिग्मा 3 कितना है वो। अब क्वेश्चन में मान लो प्रिंसिपल स्ट्रेस का ही क्वेश्चन आया, 2D स्ट्रेस कंडीशन है, और उसमें अगर मेरे को क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछा है,
ठीक है ना। और ऑप्शन ऐसे मिल रहा है कि प्रिंसिपल, ऑप्शन ए 20,0, ऑप्शन बी 30,-b, ऑप्शन सी 20,10, ऑप्शन डी 50,10। मैं अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन ले लिया हूं। तो हर एक ऑप्शन में दो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है क्या? हाँ सर। अगर हर एक ऑप्शन में दो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, मतलब ये थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसकी वैल्यू 0 है, अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। बिना बोले तुम लोग भावनाओं को समझ जाओगे क्वेश्चन। लेकिन अगर मेरे को ऑप्शन में ऐसे दिखने लगे 50, 10, 0, 40, -10, 0, 30, 10, 0, मतलब वो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस को भी कंसीडर करा है, जिसकी वैल्यू मेरे को पहले से पता है कितनी है, 0। लेकिन इसको पूछा है या नहीं पूछा है, पर ये चीज मेरे बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए कि जब हम लोग 2D स्ट्रेस कंडीशन का बात करेंगे, उस केस में एक और प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है जिसको हम लोग जनरली लिखते नहीं है, बट वो है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी। और जब मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं तो उसी को हम लोग 3D एनालिसिस कंसिडर। अब चलो ये तो 0 था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब हम लोग को आएगा, ध्यान देना, क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने हैं। अभी मैं 2D स्ट्रेस कंडीशन के लिए बात कर रहा हूं, बट उसका मैं 3D एनालिसिस कर। तो याद होगा कल के क्लास में यानी लास्ट क्लास जो भी हुआ था, तो मैं 3D स्ट्रेस कंडीशन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना बताया था। और 3D स्ट्रेस कंडीशन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या था? मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। यस सर। मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। यस सर। मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता था क्या? जैसे इसमें जो पहला वाला टर्म है मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच का टाउ मैक्स है। दूसरा वाला टर्म सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 के बीच का टाउ मैक्स है। एंड थर्ड वाला जो टर्म है वो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 के बीच का टाउ मैक्स है। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा वो ओवरऑल टाउ मैक्स। ठीक है। अब 2D स्ट्रेस कंडीशन है, तो 2D स्ट्रेस कंडीशन में मेरे को ये पता है क्या थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस है, उसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन ये पहले से पता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो निकालने के बाद पता चलेगा, लेकिन 2D स्ट्रेस कंडीशन के लिए सिग्मा 3 मेरे को पहले से पता है सर कितना होगा, 0। तो अगर मेरा एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन 2D स्ट्रेस कंडीशन है, तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा 3 पक्का कितना होगा, 0। और सिग्मा 3 अगर 0 होगा, तो अगर इन्हीं तीनों फॉर्मूले को लिखोगे फॉर 2D स्ट्रेस कंडीशन, तो फर्स्ट वाला टर्म तो हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। सेकेंड वाला टर्म मॉड सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा 3 0 है। तो भले सिग्मा 3 0 है, तो भी ये सेकेंड वाला टर्म कुछ ना कुछ तो आएगा ना, क्योंकि सिग्मा 2 की तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। थर्ड वाला टर्म क्या होगा? मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, और सिग्मा 3 0 तो डिवाइड बाई 2। इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, और सिग्मा 3 0 पुट करोगे तो अपने आ जाए। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है क्या, वो ओवरऑल टाउ मैक्स होगा क्या? अब तुम लोग को याद होगा जब मैं 2D स्ट्रेस कंडीशन का 2D एनालिसिस करा था, तो उस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है ना, ये केवल पहला वाला टर्म आया था। 2D स्ट्रेस कंडीशन के लिए ये पहला वाला टर्म और कुछ नहीं है, कैपिटल आर के बराबर होता है। कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या था? एक स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और यही फॉर्मूला मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो अगर 2D स्ट्रेस कंडीशन है, तो पहला वाला जो टर्म है ना, वो कैपिटल आर के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ये जो पहला वाला टर्म है ना 2D स्ट्रेस कंडीशन का, जब मैं 2D एनालिसिस करा था तब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में केवल ये आया था। ये जो पहला वाला टर्म है ना, इसको अभी हम लोग बोलते हैं इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2D एनालिसिस करते हुए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आया था। लेकिन जब मैं 3D एनालिसिस करूंगा तो एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है वो होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा आ जाए, तो उस क्वेश्चन में ओवरऑल टर्म मैक्स इसी के बराबर हो गया। बट किसी और क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा आ जाए, किसी और क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा आ जाए, तो उस केस में हो सकता है ओवरऑल टाउ मैक्स इसके बराबर ना आए। तो ये जो पहला वाला टाउ मैक्स है ना, ये 2D एनालिसिस के अंदर आया था, इसलिए इस टाउ मैक्स को हम लोग बोलते हैं इन प्लेन टाउ मैक्स। ध्यान देना, इस टाउ मैक्स को हम लोग बोलते हैं इन प्लेन टाउ मैक्स। तो अगर 2D स्ट्रेस कंडीशन में क्वेश्चन में इन प्लेन टाउ मैक्स पूछ लिया, तब तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, वो ओवरऑल टाउ मैक्स का बात नहीं कर रहा है, वो जो 2D एनालिसिस के अंदर टाउ मैक्स आता है उसका बात कर रहा है, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर, या मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, या स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे को एक्चुअल टाउ मैक्स देना है, तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है वो देखना पड़ेगा क्या? हाँ सर। अच्छा, वो देखने से पहले ना, अगर 2D स्ट्रेस कंडीशन के लिए ये पहले वाले टर्म को मैं इन प्लेन टाउ मैक्स बोला हूँ, तो ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है इसको मैं आउट ऑफ प्लेन टाउ मैक्स बोल सकता हूँ। कि आउट ऑफ प्लेन मतलब 2D एनालिसिस के बाहर निकलते हुए जो टाउ मैक्स है। फिर कभी गेट में ये नहीं पूछेगा आउट ऑफ प्लेन टाउ मैक्स कितना है वो बताओ, पूछेगा तो इन प्लेन पूछेगा या ओवरऑल टाउ मैक्स पूछेगा। ठीक है। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है, क्या वो एक्चुअल ओवरऑल टाउ मैक्स होगा क्या? हाँ सर।
और जो एक्चुअल ओवरऑल टाउ मैक्स है ना, ये टाउ मैक्स ही है, बट कई सारा टाउ मैक्स आ जा रहा है, इसको हम लोग सिंपल ऐसे बोलते रहे हैं, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट। क्लियर पॉइंट। इस एक्चुअल इसको मैं क्या बोलते रहा हूँ, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर। अगर मैं इस चीज को समराइज करूँ, ये इंपॉर्टेंट है 3D एनालिसिस कि अगर 2D स्ट्रेस कंडीशन है, एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन, तो उस केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो आएगा। बाय डिफॉल्ट थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब उस केस में कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है तो ध्यान से देखना, वो इन प्लेन जनरली गेट में बताएगा इन प्लेन निकालना है कि एब्सोल्यूट। अगर वो इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, यानी 2D एनालिसिस के अंदर जो टॉमिक्स आता है उसके बारे में बात कर रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा रेडियस ऑफ मोर सर्कल यानी कैपिटल आर के बराबर होगा। इसको निकालने का एक फॉर्मुला ये है, और एक फॉर्मुला तुम लोग जानते हो, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। बट अगर गेट में उस केस में एब्सोल्यूट या ओवरऑल टॉमिक्स बोला है, उस केस में हम लोग ये तीनों टर्म निकालेंगे सिग्मा 3 को 0 लेते हुए, और जो सबसे ज्यादा आएगा वो एब्सोल्यूट टॉमिक्स होगा। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो चीज समझ में आ गया आपका बात कि अगर 2D स्ट्रेस कंडीशन है और क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि इन प्लेन टॉमिक्स निकालना है तो कैपिटल आर निकाल लो, एब्सोल्यूट टॉमिक्स निकालना है तो ये तीनों को निकालो और तीनों में जो सबसे ज्यादा है वो देख लो। क्लियर, ये बात तो एकदम समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोला है, बताया नहीं कि इन प्लेन निकालना है कि एब्सोल्यूट निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि गेट वाला स्पेसिफाई ना करे, पर अगर बिना स्पेसिफाई किए कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांस है ना कि उस केस में एब्सोल्यूट इसी के बराबर आ रहा होगा, इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया है। बट मान लो अगर इसके बराबर नहीं भी आ रहा है तो क्या करें, तो एक्चुअल में तो गेट वाले को बताना चाहिए, क्योंकि वो होता है ना कि क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में क्या है, वो लिखा तो नहीं है बट दिमाग में क्या है। अगर दिमाग में उसके एब्सोल्यूट टॉमिक्स है फिर तो ये करेक्ट आंसर होगा, दिमाग में अगर उसके इन प्लेन टॉमिक्स है तो ये करेक्ट आंसर होगा। बट उसका दिमाग तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, हम लोग को तो क्वेश्चन पढ़ना है। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, खुद सोचो, इन दोनों में एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो ये है ना, ये तो केवल 2D एनालिसिस के अंदर के टॉमिक्स, ओवरऑल टॉमिक्स तो ये है। और अगर मैं क्वेश्चन में 2D स्ट्रेस कंडीशन बोल दिया, 2D स्ट्रेस कंडीशन अलग चीज होता है, 2D एनालिसिस अलग होता है। 2D एनालिसिस बोल दिया है मतलब फिर तो इसी का बात कर रहा है, लेकिन 2D स्ट्रेस कंडीशन का मतलब है कि सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई टाउ एक्स वाई आएगा, उसके कारण सिग्मा 1 सिग्मा 2 आएगा। लेकिन 2D स्ट्रेस कंडीशन का ही बाय डिफॉल्ट मतलब है कि थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा 3 0 होगा। 2D स्ट्रेस कंडीशन का ही तो ये मतलब है ना कि सिग्मा 3 0 होगा। तो एक्चुअल में तो मैं बोलूँ ना 2D स्ट्रेस कंडीशन के लिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों पता है, और तीनों पता है, और क्वेश्चन में केवल टॉमिक्स बोला है, तो जाहिर सी बात हम लोग को पहले कौन सा टॉमिक्स निकालना चाहिए, एब्सोल्यूट टॉमिक्स। मेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो एब्सोल्यूट टॉमिक्स पुट करके आ जाओ। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो पहले एब्सोल्यूट टॉमिक्स निकालो, देखो वो ऑप्शन में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ऑप्शन में प्रेजेंट है तो उसको टिक कर दो, अगर ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है तो फिर टॉमिक्स निकालना इन प्लेन, ये मानते हुए कि वो इन प्लेन। बाकी गेट में स्पेसिफाई करना चाहिए, नहीं क्या है तो ये तुम लोग की मजबूरी है, इस तरीके से प्रोसीड करना। और वैसे भी आजकल गेट में क्लेम करने का ऑप्शन है तो उसके लिए टेंशन लेने की है, तुम लोग का क्लेम एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन खुद से अगर 2D स्ट्रेस कंडीशन बोला है, सिग्मा 3 पहले से पता है कि 0 होगा क्योंकि 2D स्ट्रेस का मतलब ही वो है, और क्वेश्चन में बताया नहीं है कि एब्सोल्यूट टॉमिक्स निकालने के इन प्लेन, तो पहले एब्सोल्यूट निकालना। अगर एब्सोल्यूट टॉमिक्स ऑप्शन में मिल गया तो उसको टिक करना, अगर वो ऑप्शन पे नहीं मिला तो किसको, इन प्लेन। क्लियर पॉइंट। और आजकल गेट में क्लेम करने का, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कर ले अपन, इस कंडीशन। अब इसमें क्या निकालना है मेरे को, फर्स्ट टाउमेक्स इन प्लेन। अच्छा क्वेश्चन में ही बोल दिया है इन प्लेन टाउमेक्स निकालना है, तब तो दिक्कत ही नहीं है, कैपिटल आर निकालो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, चल जाएगा। लेकिन सेकंड मेरे को इसमें निकालना है एब्सोल्यूट टाउमेक्स भी। अब एब्सोल्यूट टाउमेक्स निकालना है तब तो तुम लोग को सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों निकालोगे। सिग्मा 3 तो 0 होगा क्योंकि 2D स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना 2D स्ट्रेस कंडीशन लिखने की जरूरत, ठीक है। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल लो, फिर पहला वाला टर्म मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 3 0 है तो 0 बस सिग्मा 2 बाई 2 के बराबर हो जाएगा वो। थर्ड वाला टर्म मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 जिसमें सिग्मा 3 0, और तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा वो एब्सोल्यूट। पहले कैपिटल आर तो निकालना ही पड़ेगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होगा, यहाँ से अगर देखोगे तो सिग्मा एक्स एक्स 70 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई वाई नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन कितना है 10 मेगा पास्कल और प्लस 10 क्योंकि टेंसल है,
टाउ एक्स वाई 30 मेगापास्कल। अब प्लस ले कि माइनस ले, तो तुम लोग के दिमाग में अगर एनालिटिकल मेथड है तो टाउ एक्स वाई प्लस होगा, ग्राफिकल है तो माइनस होगा। लेकिन कैपिटल आर निकालते समय टाउ एक्स वाई को प्लस लियो कि माइनस लियो फर्क नहीं। यहाँ से मैं फर्स्ट क्या निकाल लेता हूँ, कैपिटल आर। क्या होगा कैपिटल आर का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स इज 70 माइनस सिग्मा वाई वाई इज 10 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इज 30 है 30 आ रही है। 70 माइनस 10 60 डिवाइड बाई 2 30 स्क्वायर, कैलकुलेशन चेक ले, 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 42.426 का। और जैसे ही कैपिटल आर आ गया तो फर्स्ट मेरे को तो इन प्लेन टाउ मैक्स ही पूछा है, और मेरे को पता है क्या टाउ मैक्स जो इन प्लेन है, तो केवल ये पूछा है। तो टाउ मैक्स इन प्लेन है वो कैपिटल आर के ही बराबर होता है, और कैपिटल आर कितना है 42.42, ये तो निकल गया। लेकिन सेकंड हम लोग को टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, और टाउ मैक्स एब्सोल्यूट के लिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना पड़ेगा। पहले सिग्मा 3 तो मेरे को पहले से पता है 0 क्योंकि 2D, पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस। जब भी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकालना है तो पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस, और 2D स्ट्रेस कंडीशन है तो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और 2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर, एंड थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 जीरो का, ये पहले से पता है क्या, यस सर। क्या आ जाएगा ये, सिग्मा 1 कॉमा 2, सिग्मा एक्स एक्स कितना है 70 प्लस सिग्मा वाई है 10, ध्यान से देखना, डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर इज 42.4, एंड थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 तो होगा, ये पहले से पता है। अब प्लस लोगे तो सिग्मा 1, माइनस लोगे तो क्या आएगा, ये 70 प्लस 10 80, 80 डिवाइड बाई 2 इज 40, और 40 प्लस 42.426 करोगे तो कितना आएगा 82.426 मेगा पास्कल। चेक कर क्या आ गया, माइनस लोगे तो सिग्मा 2 मिल जाएगा, क्या सिग्मा 2 कितना आएगा 70 प्लस 10 80, 80 डिवाइड बाई 2 इज 40, 40 माइनस 42.426, इट इज कमिंग माइनस 2.426 मेगा पास्कल, एंड थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 3 इज, और जैसे ही सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 निकल गया तो क्या निकल जाएगा सर, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स के लिए क्या करोगे, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स के लिए मैक्स ऑफ तीनों टर्म निकाल लो, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। अच्छा सिग्मा 3 जीरो है क्या, राइट जीरो लिस्ट, ठीक है, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 और सिग्मा 3 जीरो, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा। अच्छा चूंकि 2D स्ट्रेस कंडीशन है तो पहला वाला टर्म कैपिटल आर के ही बराबर होगा, ठीक है, और कैपिटल आर 42.426 है तो पहला वाला टर्म उतना ही होगा। सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है तो निकाल लो ना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो निकाल चुके हो, यहाँ पुट करो, देखना उतने ही के बराबर आएगा 42.4। सेकेंड वाला टर्म सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 2 कितना है 2.426 का हाफ कर दो, 2.426 डिवाइड बाई 2, और मैग्नीट्यूड लिखना है ना, मॉड है 1.213 मेगा पास्कल। थर्ड वाला टर्म सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 1 कितना है 82.426, 82.42 का हाफ कर दो, इट इज कमिंग 41.213 मेगा, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है दैट विल बी एब्सोल्यूट टाउ, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है क्या वो 42.426 के बराबर है क्या, मैं बोलूँ क्या इस केस में मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है 0.4, ठीक है, ये अलग बात है, इस केस का एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन प्लेन के मैक्सिमम के ही बराबर है, यहाँ दोनों चीज सेम पड़ गया, ठीक है, बट हमेशा बराबर आएगा उसके जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन वैसा भी ले लेता हूँ ना जिसमें दोनों अलग आए, तो सर हमेशा ही बराबर, इसमें भी वही निकालना है, इन प्लेन टाउ मैक्स और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और ये क्या है अगेन 2D स्ट्रेस कंडीशन नहीं रहा हूँ बट है 80 मेगा पास्कल 10 मेगा, कोई शियर स्ट्रेस नहीं, वही निकालना है इन क्या, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड सेकंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ध्यान देना यहाँ तुम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस तो इसको देख के ही बता सकते हो, क्या मैं बोलूँ क्या यहाँ एक प्रिंसिपल स्ट्रेस 80 मेगा पास्कल
और सेकेंड प्रिंसिपल स्ट्रेस 10 मेगा पास्कल होगा। फॉर्मूले से निकालना चाहो निकालो, बट इसको देख के ही क्यों बोल पाया। प्रिंसिपल प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो शियर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, और प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है क्या जिसका शियर स्ट्रेस जीरो है। यहाँ डायग्राम देख के ही दिख रहा है क्या, इस वर्टिकल प्लेन का शियर जीरो है, मतलब ये एक प्रिंसिपल प्लेन हो गया, इसका नॉर्मल स्ट्रेस एक प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, मतलब एक प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया 80 मेगा। ऐसे इस प्लेन का भी शियर स्ट्रेस जीरो है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल का नॉर्मल स्ट्रेस सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया जो 10 मेगा। और मेरे आदत के अनुसार जो भी दो प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा ना 2D में जो पॉजिटिव में ज्यादा दिखेगा उसको सिग्मा 1 बोल दूंगा, अदर वाले को सिग्मा 2 बोल दूंगा। और चूंकि ये 2D स्ट्रेस कंडीशन है, इसलिए थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 2। अब फर्स्ट अगर मैं केवल टाउ मैक्स इन प्लेन निकालना ऑब्जेक्टिव में बोल दिया टाउ मैक्स इन प्लेन वाला निकालो, तो बाकी क्यों दिमाग लगाएंगे। ये तो कैपिटल आर के बराबर होगा। अब अगर 2D वाला प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पता है, तो कैपिटल आर का फॉर्मूला ये होता है क्या, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड कर लो। सिग्मा 1 80 माइनस सिग्मा 2 10, तो 80 माइनस 10 70, 70 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 35 मेगा। यहाँ इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो 35। सेकेंड अगर मेरे को एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मैक्स ऑफ इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। सिग्मा 3 जीरो है तो मैं डायरेक्ट उसको जीरो पुट कर दिया, यस सर, कॉमा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, अगेन सिग्मा 3 कितना है, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा। अब मैक्स ऑफ पहला वाला टर्म तो कैपिटल आर के ही बराबर होगा विच इज 35 मेगा पास्कल। सेकेंड सिग्मा टू 10 है तो 10 का हाफ 5 मेगा पास्कल। सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2, सिग्मा 1 80 है तो 80 का हाफ 40 मेगा पास्कल। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है तो दिख रहा होगा क्या, इन तीनों में सबसे ज्यादा 40 है क्या, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देख सकते हो। यहाँ इन प्लेन टाउ मैक्स अलग आया, एब्सोल्यूट क्वेश्चन में इन प्लेन पूछा है तो 35 आंसर हो, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स पूछा है तो 40। क्लियर है, तो आई थिंक ये भी सबको ठीक है। ये हम लोग को जब भी 2D स्ट्रेस कंडीशन है और उसका 3D एनालिसिस करना है, कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन में, मैं वो भी है ठीक है। अब ये जैसे ही समझ गए, कुछ स्पेशल स्ट्रेस कंडीशन है वो हम लोग देख लेते हैं ब्रीफ में, जैसे एक प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन लिखा हूँ और एक हाइड्रोस्टेटिक, ठीक है। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन वाला चैप्टर यानी कि नया चैप्टर स्टार्ट। सर अगर हम लोग प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन का बात करेंगे, तो प्योर शियर का मतलब ये कई लोग ये बोलते हैं कि केवल शियर स्ट्रेस आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा एक गलती है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पे केवल शियर स्ट्रेस आना चाहिए, क्योंकि बाकी प्लेन में तो नॉर्मल स्ट्रेस भी आएगा। तो अब सर नहीं समझ में आया, अभी मैं एक्सप्लेन। प्योर शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, अंडर 2D स्ट्रेस कंडीशन if normal stress in the plane of maximum shear stress, ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं समझाऊं, is then that stress condition is known as that stress condition is known as pure shear stress ऐसा क्यों नहीं याद होगा, मैं पहले चैप्टर में प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन तुम लोग को एक डायग्राम के थ्रू, यहाँ भी एक बार वो डायग्राम बना देते, ये डायग्राम था। अगर कभी टॉर्सल लोड से सब्जेक्टेड है ना इसी तरीके का स्ट्रेस, ये मेरा प्योर शियर स्ट्रेस, ठीक है, केवल शियर स्ट्रेस आ रहा है तो ये प्योर शियर स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन जब केवल शियर स्ट्रेस आ रहा है ना तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन भी है, ठीक है। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, कभी अगर इसमें तुम लोग ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन लोगे ना, उसमें तो नॉर्मल स्ट्रेस भी आएगा ना, और उसमें भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, तो मैं ये बोलूँ क्या शियर स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, तो थोड़ा सा लगेगा ना सारे प्लेन का, सॉरी
प्योर शेयर के लिए नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, तो ऐसा लगेगा ना कि सारे प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होना चाहिए। और अगर तुम लोग को ये इंक्लाइन प्लेन देखोगे तो उसमें तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। तो प्योर शेयर का मतलब ये नहीं कि सारे प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होना चाहिए। प्योर शेयर का मतलब है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट? अच्छा, मेरे को ये बताना कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस कब जीरो होगा? तो 2D स्ट्रेस कंडीशन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला ये होता है क्या? सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2। हाँ सर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा सिस्टम में प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन आ रहा है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, यानी कि सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 का जीरो होगा, की वैल्यू जीरो होनी चाहिए क्या? तो इसका ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन में ना क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए कि वो प्योर शियर है कि नहीं, तो सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 जीरो होना चाहिए। हर एक प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला ये है क्या? ये जीरो होना चाहिए। और ये जीरो होने के लिए सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई जीरो होना चाहिए क्या? अच्छा, इस कंक्लूजन को समझना, क्या सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई दो परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस का सम है क्या? क्योंकि सिग्मा एक्स 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 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा वाई 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 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस। एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखें क्या, कि दो परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई जीरो है, मैं ये बोलूँ क्या दो परपेंडिकुलर प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस का सम जीरो है? और चूंकि दो परपेंडिकुलर प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस का सम हमेशा एक कांस्टेंट होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन पे दो परपेंडिकुलर प्लेन का, अगर 2D एनालिसिस के अंदर देखोगे, 2D एनालिसिस के अंदर, ठीक है, तो 2D एनालिसिस के अंदर दो परपेंडिकुलर प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस का सम हमेशा जीरो। और अगर 2D एनालिसिस के अंदर दो परपेंडिकुलर प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस का सम जीरो है, मतलब उस केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन है उसका नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, मतलब वो सिस्टम किससे सब्जेक्टेड है? प्योर शियर। तो प्योर शियर है ना, तो ये मत देखना केवल शियर आना चाहिए, देखना चाहिए दो परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस का सम जीरो है। अभी इसका भी नॉर्मल स्ट्रेस जीरो, इसका भी नॉर्मल स्ट्रेस जीरो, मतलब दो परपेंडिकुलर प्लेन उन दोनों को जोड़ोगे जीरो प्लस जीरो, मतलब वो भी जीरो का समेशन जीरो है, मतलब ये प्योर। क्लियर? मतलब नॉर्मल स्ट्रेस आए उससे दिक्कत नहीं है, दो परपेंडिकुलर प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस का सम जीरो। क्लियर? और अगर वो जीरो है तो वो प्योर शियर से स्ट्रेस से कंडीशन है, मतलब उस केस में जो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन होगा ना उसका नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? पक्का। और क्वेश्चन में डायरेक्ट ये प्लेन दे दिया है, मतलब वो सीधा टाउमैक्स वाला प्लेन दे दिया है, तब तो इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी देख के बता। पर हमेशा जरूरी नहीं कि प्योर शियर में यही डायग्राम बना के दे, जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, क्या ये प्योर शियर से सब्जेक्टेड है क्या? अभी तो डायग्राम ही नहीं बना। मेगा पास्कल यूनिट लिखनी मेगा, क्या ये प्योर शेयर से सब्जेक्टेड? सर नॉर्मल आ रहा है कैसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं देखना है। दो परपेंडिकुलर 2D स्ट्रेस कंडीशन में दो परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस का सम देखो, इट इज प्लस 30 क्योंकि टेंसाइल, इट इज माइनस 30 क्योंकि कंप्रेसिव। तो 30 माइनस 30 जीरो आएगा क्या? तो क्या यहाँ दो परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस का सम जीरो है क्या? हाँ सर, मतलब ये प्योर, यानी इसमें जो भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन है ना उसका नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, ये पक्का है। इट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला जो भी प्लेन होगा उसका नॉर्मल स्ट्रेस पक्का जीरो होगा, ये चीज। तो कोई सिस्टम या पॉइंट प्योर शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है कि नहीं, तो देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? प्योर शियर का मतलब होता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो, लेकिन उसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होने के लिए क्या इंश्योर करना पड़ेगा? ये इंश्योर करना पड़ेगा, मैं ये बोलूँ क्या, अंडर 2D स्ट्रेस कंडीशन, अंडर डी स्ट्रेस कंडीशन फॉर प्योर शियर सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन परपेंडिकुलर प्लेन, अभी मैं सम लिखूंगा तो एल्जेब्रिक सम है ना, टेंसाइल को प्लस कंप्रेस, बस ये इंश्योर है, मतलब वो प्योर शियर स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी सिस्टम प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन सब्जेक्टेड है ना, तो इसके लिए कुछ जनरल कंक्लूजन लिखवा रहा हूँ, वो ध्यान रखना।
अंडर प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन। तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, भूल भी गए तो तुरंत निकल जाएगा। मैं समझा दूंगा कैसे आया, बट पहले कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन हमेशा कैपिटल आर के बराबर होगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मेरा सिग्मा वन है वो हमेशा किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर होगा। कैपिटल आर रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। क्लियर पॉइंट? ठीक है, ये हो गया। हमेशा कैपिटल आर निकालना, हड़बड़ा के नहीं की। जैसे ये क्वेश्चन आया तो सर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन, कई लोग सोचते हैं ना शियर स्ट्रेस के बराबर होता है, तो 40 नहीं। अरे मेरे भाई, कैपिटल आर इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, यानी वो सिंपल रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर है कैपिटल आर का। कैपिटल आर निकाल लेना। ठीक है, ये समझाऊंगा कैसे आया। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा टू माइनस कैपिटल आर के बराबर होगा। अगेन देखना, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू जीरो है क्या? कि 2D एनालिसिस के अंदर टू परपेंडिकुलर प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस का सम जीरो होगा अगर वो प्योर शियर। ठीक है, ये हो गया। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा थ्री तो जीरो होगा ही, कि 2D एनालिसिस है, सॉरी 2D स्ट्रेस कंडीशन है, तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस हमेशा जीरो होगा। अगला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इस केस में जो ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना, वो इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के ही बराबर होता है, मतलब दोनों बराबर है। और इन प्लेन मैक्सिमम वो निकाल के देख सकते हो तुम लोग, मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। और वो इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैपिटल आर के बराबर होता है, तो इस केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर। तो ये बोल सकते हो कि अंडर प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पूछूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है, तो कैपिटल आर। अगर मैं पूछूं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, तो इन तीनों में जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो ये तो जीरो ही है, तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कैपिटल आर है क्या? अच्छा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना है? तो इन तीनों में पॉजिटिव साइन में सबसे ज्यादा देखो, वो भी कैपिटल आर। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है? तो इन तीनों में नेगेटिव साइन में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड देखो, तो वो भी कैपिटल आर। यानी अंडर प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। जब केवल मैग्नीट्यूड का बात करो, और वो कैपिटल आर के बराबर। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। ठीक है, तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ, ध्यान देना। सिग्मा वन कॉमा टू क्या होता है? सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई टू प्लस माइनस आर। क्या प्योर शियर स्ट्रेस के लिए ये पार्ट जीरो है क्या? ये जीरो है, तो सिग्मा वन प्लस आर सिग्मा टू। बाकी ये सब निकालोगे तो अपने आप। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा है, ये कंक्लूड कर चुके हैं क्या प्योर सी स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है? हाँ सर, और कंक्लूड कर चुके तो कैपिटल आर निकालो तो सारा चीज निकल जाएगा। और ये याद नहीं है कंक्लूजन भी, तो भी ये इजीली निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत टफ चीज है। बट कैपिटल आर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिग्मा एक्स कितना है? 30 मेगा पास्कल माइनस सिग्मा वाई वाई माइनस 30 है क्या, डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई 40 है क्या, तो 40 आएगा ये। 30 माइनस माइनस प्लस 30, 60 डिवाइड बाई टू, दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर रूट और 50 स्क्वायर, बाहर लोगे तो 50। और जैसे ही आ गया इस केस में सर, सिग्मा वन कैपिटल आर के बराबर यानी 50, सिग्मा टू माइनस कैपिटल आर के बराबर यानी माइनस, सिग्मा थ्री तो जीरो, टाउ मैक्स या इन प्लेन टाउ मैक्स दोनों बराबर होगा, और वो भी कैपिटल आर के बराबर। यानी इस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछता है तो 50 मेगा पास्कल, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस पूछता है तो भी 50, मैक्सिमम कंप्रेसिव कैसे निकाल। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन का मोहर सर्कल ड्रॉ करूँ ना, मोहर सर्कल का रेडियस तो ठीक है कैपिटल आर है, बट उसका अगर मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखूँ, इसका जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा, और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होता ही है। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्यों जीरो हुआ? मोहर सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई टू जीरो है क्या? और प्योर शेयर के लिए सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू ही जीरो है, का सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, और मोहर सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो सही है। तो जब भी प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन के लिए मोहर सर्कल बनाओगे ना, तो उसका जो सेंटर है वो हमेशा ओरिजिन पे आएगा। और कोई भी एक इसका रेडियस कैपिटल आर है, कोई भी आर रेडियस का लेके एक सर्कल बना, मतलब ये जो इसका जो मोहर सर्कल है ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन है। कई बार मोहर सर्कल पूछ लेगा तो ये भी, या कभी ये मोहर सर्कल दे दिया मतलब वो प्योर शेयर का मोहर सर्कल, और प्योर शेयर का मोहर सर्कल दिया तो सारा कंक्लूजन। ये एक स्पेशल स्ट्रेस कंडीशन हो गया प्योर शेयर स्ट्रेस। ठीक है, सिमिलरली लोग एक और स्ट्रेस कंडीशन देखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक भी मैं बता चुका हूँ क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है? तीन परपेंडिकुलर प्लेन पे अगर तीनों प्लेन पे इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस आए सेम नेचर का, और साथ में कोई शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा है,
मतलब एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस है जिस नेचर का है, जो मैग्नीट्यूड है, वही वाई डायरेक्शन में और वही जेड है, तीनों डायरेक्शन में आना चाहिए। उस स्ट्रेस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। मान लो इसमें हाइड्रोस्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा डैश, यानी एक्स डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक वर्ड यूज कर चुका तो बताने की जरूरत नहीं है, तीनों डायरेक्शन में सेम आएगा। एक्स डायरेक्शन में भी हाइड्रो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा डैश, वाई डायरेक्शन में भी नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा डैश, और जेड डायरेक्शन में भी नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा डैश। साथ में इसमें कोई प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं। तो इस स्पेशल स्ट्रेस कंडीशन के लिए अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालूं सिग्मा वन, तो सॉरी साथ में इसमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ये बोलना चाहता हूं। तीनों डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस सेम है और साथ में कोई शियर स्ट्रेस नहीं। इस केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री अगर तुम लोग निकालोगे तो यही तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा है और तीनों की वैल्यू बराबर है। मैं बोलूँ क्या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन में सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री तीनों बराबर होगा, और अभी वो सिग्मा डेस के बराबर है। टेंसाइल नेचर का लगाऊं, यही कंप्रेसिव नेचर का लगाते तो माइनस सिग्मा। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस तो सिग्मा डेस ही होगा, क्योंकि तीनों में ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। पर इस केस में अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने की कोशिश, इस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालोगे ना तुम लोग, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू, मॉड सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू, मॉड सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू। बट अगर यहाँ इस केस में ये चीज़ करोगे ना तो मॉड सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू। अब सिग्मा वन भी सिग्मा डैश, सिग्मा टू भी सिग्मा डैश, तो सिग्मा डैश माइनस सिग्मा डैश डिवाइड बाई टू करोगे वो जीरो ही आएगा क्या। ऐसी मॉड सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री भी जीरो होगा, मॉड सिग्मा वन माइनस सिग्मा। इस केस में अगर मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछता है ना तो हमेशा कितना होगा। और केवल ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का बात नहीं है, अगर कोई भी लेमिना हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन सब्जेक्ट है तो कोई भी प्लेन ले लो, सारे प्लेन का जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो होगा। मतलब ये बोल सकता हूँ क्या मैं, शियर स्ट्रेस ऑफ ऑल प्लेन्स आर जीरो, शियर स्ट्रेस ऑफ ऑल प्लेन्स आर जीरो, सारे इस प्लेन का शियर स्ट्रेस जीरो, इसीलिए तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जीरो है। क्योंकि खुद सोचना, अगर सारे प्लेन का शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होता तो मैक्सिमम कैसे जीरो होता। मान लो किसी एक प्लेन का 10 मेगापास्कल है और बाकी प्लेन का जीरो है, तब तो मैक्सिमम 10 होता ना। तो अगर मैक्सिमम जीरो आया है मतलब सारे प्लेन का शियर स्ट्रेस। अच्छा, अगर सारे प्लेन का शियर स्ट्रेस जीरो है तो हम लोग ये बोलते हैं क्या कि जिस प्लेन का शियर स्ट्रेस जीरो है वही प्रिंसिपल प्लेन होता है। तो जनरली तो 3 प्रिंसिपल प्लेन आते हैं किसी भी स्ट्रेस कंडीशन पे, बट अगर कोई हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन से सब्जेक्टेड है, मैं बोलूँ क्या उस केस में हर एक प्लेन का ही शियर स्ट्रेस जीरो है, तो हर एक प्लेन ही प्रिंसिपल प्लेन होगा, और हर एक प्लेन ही प्रिंसिपल प्लेन होगा। तो मैं बोलूँ क्या अंडर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन ऑल प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन, और सारे ही प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है। यानी यहाँ पर अगर पूछते हैं कितना प्रिंसिपल प्लेन आएगा तो इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन आएंगे। जनरली 3 आते हैं, बट हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन में सारे ही प्लेन कौन से प्लेन हो जाएंगे, एक आध नंबर में कभी पूछ, फिर किसी को भी कंफ्यूजन, ये एक स्पेशल स्ट्रेस। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ओर। पहला चैप्टर नंबर 8 आई थिंक, या 9 जो भी था कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाला। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। ध्यान देना, अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाला चैप्टर समझ चुके हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन वाले चैप्टर में तुम लोग दिक्कत होने वाला नहीं। कैसे, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन्स, ध्यान देना, हम लोग पहले तो 2D स्ट्रेस कंडीशन के लिए समझेंगे, बट समझने के लिए जैसे हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस आ सकता था एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, शियर स्ट्रेस आ सकता था, वैसी नॉर्मल स्ट्रेन भी है सारे डायरेक्शन में आ सकता है। तो मान लो एक्स डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन है एप्सिलॉन एक्स एक्स, वाई डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन है एप्सिलॉन वाई वाई, जेड डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन है एप्सिलॉन जेड जेड, वैसी शियर स्ट्रेन भी आएगा। तो एक शियर स्ट्रेन एलिमेंट है गामा एक्स वाई या गामा वाई एक्स, तो बराबर होगा ना। एक शियर स्ट्रेन एलिमेंट है गामा एक्स जेड और गामा जेड एक्स, एक शियर स्ट्रेन एलिमेंट है गामा वाई जेड और गामा जेड वाई। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन हो गया। और ये चीज पता है तो अब किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन का मेरे को स्ट्रेन निकालने आ सकता है ना, बट वो सब करके अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना। ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल, तो निकालना सीख जाओ। लेकिन ना अभी ये मैं 3D स्ट्रेन लिया हूँ, इसका एनालिसिस अभी सीखने लगेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में हम लोग पहले 2D स्ट्रेस कंडीशन देखे थे और उसका 2D एनालिसिस किए थे केवल। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग केवल पहले कौन सा स्ट्रेन लेंगे, 2D स्ट्रेन लेंगे, या उसी को मैं प्लेन स्ट्रेन बोलूँ, और उसका केवल अभी हम लोग कौन सा एनालिसिस करेंगे, 2D एनालिसिस। एक तो मैं बाई एक्सेल या प्लेन स्ट्रेन या 2D स्ट्रेन लिया हूँ,
और इस स्ट्रेन कंडीशन का हम लोग कौन सा एनालिसिस करने वाले हैं? 2D एनालिसिस। ध्यान देना, 2D स्ट्रेस अलग चीज है और 2D स्ट्रेन अलग चीज है। 2D स्ट्रेस का मतलब क्या था कि सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और टाउ एक्स वाई के अलावा सारा चीज जीरो होगा, वो 2D स्ट्रेस का मतलब था। 2D स्ट्रेन का मतलब क्या है कि एप्सिलॉन एक्स एक्स तो आ सकता है, यानी एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन, एप्सिलॉन वाई वाई तो आ सकता है, गामा एक्स वाई भी आ सकता है, एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन, गामा एक्स वाई और वाई एक्स एक ही चीज होगा। लेकिन इसके अलावा बाकी सारा स्ट्रेन एलिमेंट जीरो होगा। स्ट्रेस नहीं बोल रहा हूं, स्ट्रेन एलिमेंट जीरो। और अगर बाकी सारे स्ट्रेन एलिमेंट जीरो नहीं, 3D वाला केस हो गया, लेकिन अभी 2D वाला देख रहे हैं। तो अगर एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, गामा एक्स वाई या वाई एक्स आएगा, इसके अलावा अगर बाकी सारे स्ट्रेन एलिमेंट जीरो है, उस स्ट्रेन कंडीशन को हम लोग कौन सा स्ट्रेन कंडीशन बोलते हैं? 2D स्ट्रेन कंडीशन। स्ट्रेन कंडीशन को हम लोग 2D स्ट्रेन का 2D एनालिसिस करेंगे, उसका मतलब बताऊंगा। जहाँ एप्सिलॉन एक्स 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 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन है, एप्सिलॉन वाई 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 डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन है, गामा एक्स वाई या वाई एक्स एक्स और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 में देख चुके थे। ठीक है, यहाँ तो आएगा ही डिटेल में, यहाँ तो इसको पढ़ना ही है। ठीक है, इसी को हम लोग अगर मैट्रिक्स में लिख के दिखाएं तो 2D स्ट्रेन का मैट्रिक्स कैसे लिखते हो वो भी बताता है। उसके लिए क्या क्या करो ना, बस यहाँ एक एनालॉजी ध्यान रखना पड़ेगा अलग से। पहले तो इधर लिखो एक्स वाई, इधर लिखो एक्स वाई। 2D स्ट्रेन के लिए बना रहा हूँ इसलिए एक्स और वाई दो एलिमेंट। ठीक है, और पहले सफिक्स लिखो, जैसे ये एक्स एक्स है तो ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा और ये वाई वाई हो जाएगा। बस एक एनालॉजी क्या याद रखना है, जैसे स्ट्रेस मैट्रिक्स में जहां पर भी नॉर्मल स्ट्रेस आता है सिग्मा, स्ट्रेन मैट्रिक्स में उसकी जगह नॉर्मल स्ट्रेन आ जाएगा एप्सिलॉन, यानी सिग्मा की जगह एप्सिलॉन। और नॉर्मल स्ट्रेस डायगोनल एलिमेंट में आता है क्या, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेन भी डायगोनल एलिमेंट पे आएगा और सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन एक्स एक्स हो जाएगा, ये एप्सिलॉन वाई। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 2D स्ट्रेस, स्ट्रेस मैट्रिक्स में शियर स्ट्रेस को बताता है क्या, यहाँ एनालॉजी क्या है, जहां पर भी शियर स्ट्रेस आता है उसकी जगह जब भी फॉर्मूला लिखोगे, कोई चीज का फॉर्मूला तुम लोग को स्ट्रेस के लिए पता है और स्ट्रेन के लिए लिखना है, तो ये तरीका है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट स्ट्रेस मैट्रिक्स में शियर स्ट्रेस को बताता है, तो यहाँ एनालॉजी क्या है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस की जगह आएगा शियर स्ट्रेन डिवाइड बाय 2। ध्यान देना, शियर स्ट्रेन नहीं बोला, शियर स्ट्रेन डिवाइड बाय 2। तो ये एनालॉजी है, ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, टाउ की जगह गामा बाई 2। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में शियर स्ट्रेस आता है, यहाँ पर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में शियर स्ट्रेन डिवाइड बाय 2 होगा, यानी इट इज गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2, इट इज गामा वाई एक्स डिवाइड। अगर क्वेश्चन में मेरे को स्ट्रेन मैट्रिक्स ड्रॉ करके क्वेश्चन में कुछ निकालने बोला है, तो ये एप्सिलॉन एक्स एक्स पता चलेगा, यहाँ से एप्सिलॉन वाई वाई, यहाँ से गामा एक्स वाई बाई 2 पता करेगा चलेगा, फिर उसका डबल कर दोगे तो गामा एक्स वाई निकल जाएगा, वो एक अलग चीज। ये स्ट्रेन मैट्रिक्स डायगोनल के बाद सिमेट्रिक होगा, यानी जितना इसकी वैल्यू होगी उतना। ये तो 2D स्ट्रेन कंडीशन, ठीक है, हो गया। को डायग्राम में दिखाना चाहोगे तो पहले एक डायग्राम में एप्सिलॉन एक्स एक्स और एप्सिलॉन वाई वाई दिखा देता हूँ, एक डायग्राम में गामा एक्स वाई, ये पॉजिटिव साइन कनेक्शन। ध्यान देना, ये चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन है क्या, और चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन ही तो एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन एक्स एक्स विजुलाइज हो या इनडायरेक्टली। क्या ये चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन है क्या, और चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ इन वाई डायरेक्शन एप्सिलॉन वाई वाई होगा, ये एप्सिलॉन वाई वाई भी विजुलाइज हो गया। ठीक है, और इसीलिए तो इसको हम लोग 2D स्ट्रेन बोल रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा बोर्ड पे विजुलाइज। ऐसे गामा एक्स वाई क्या होगा, एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन। अभी ये पॉजिटिव साइन कन्वेक्शन के अनुसार बनवा रहा हूँ, तो स्ट्रेन मैट्रिक्स के लिए होता है, स्ट्रेन मैट्रिक्स में पॉजिटिव साइन कन्वेक्शन। और स्ट्रेन मैट्रिक्स का पॉजिटिव साइन कन्वेक्शन क्या होता है वो चैप्टर 1 में बता चुका हूँ, तो वहां पढ़ लेना। अगर अभी भूल गए हो तो वहां उस लेक्चर को जाके एक बार और देख लेना। ध्यान देना, एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन पॉजिटिव के अनुसार ड्रॉ करूं मैट्रिक्स के हिसाब से ना, इन दोनों का सम, अगर मैं इसको फाइव 1 बोल रहा हूँ, फाइव 2 बोल रहा हूँ, फाइव 1 प्लस फाइव 2 इज गामा एक्स वाई। अभी ये मैट्रिक्स के हिसाब से पॉजिटिव साइन, यानी दो परपेंडिकुलर फेस, और अभी उस दो परपेंडिकुलर फेस में मैं एक्स फेस और वाई फेस लिया हूँ, तो एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन, जैसे देखोगे ये एक्स फेस है क्या, एक्स फेस मतलब इसका परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स है, ये वाई फेस है क्या, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर एक्सिस वाई है। एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन ही क्या होगा,
शियर स्ट्रेन, बस उसको रेडियन पे लोगे। ये दोनों भी ले सकते हो, एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन। यहाँ से भी देखोगे ना, ये अगर φ1 है तो ये φ1 होगा, ये φ2 होगा, तो इनके बीच का एंगल बढ़ा, कितना बढ़ा, φ1 प्लस φ2, यानी अगेन गामा एक्स वाई की वैल्यू φ1 प्लस φ2। इसका साइन कनेक्शन में चैप्टर 1 बता चुका था मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स के साइन कनेक्शन क्या था, अगर सेम नेचर के फेस के बीच का एंगल कम हो रहा है तो शियर स्ट्रेन पॉजिटिव होता है, और सेम नेचर के फेस के बीच का एंगल बढ़ रहा है तो शियर स्ट्रेन नेगेटिव होता है। इसका उल्टा भी था, अपोजिट नेचर के फेस के बीच का एंगल अगर कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तब शियर स्ट्रेन पॉजिटिव होता है, अपोजिट नेचर के बीच का एंगल अगर कम हो रहा है तो शियर स्ट्रेन नेगेटिव होता है। कंफ्यूज हो, इसलिए तो बोला चैप्टर 1 में देखना एक बार जाके अच्छे से। समरी ये है, सेम नेचर पे एंगल कम होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए याद रखो उसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा, और अपोजिट नेचर में एंगल बढ़ना चाहिए। जैसे तुम लोग इस फेस को देखोगे, ये नेगेटिव फेस है, क्यों? क्योंकि कोई भी फेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव देखने का तरीका क्या है, उसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाता हुआ एक्सिस देखो, यानी उसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड एक्सिस, ये बनेगा क्या, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ये फेस नेगेटिव। इस फेस को देखो, ये भी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड एक्सिस नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों फेस नेगेटिव है, यानी ये सेम नेचर का फेस हो गया क्या, और सेम नेचर में एंगल कम होना चाहिए, तो इनके बीच का एंगल कम हो रहा है क्या, दैट्स वाई ये शियर स्ट्रेन पॉजिटिव। अगर इनके बीच का एंगल बढ़ता तो ये शियर स्ट्रेन मैट्रिक्स के हिसाब से क्या होता, बाकी इसको डिटेल में चैप्टर 1 में यहाँ ना हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन वाला, तो यहाँ थोड़ा डायरेक्शन के साथ डील करना ज़्यादा आसान होता है इंस्टेड ऑफ फेस या प्लेन। तो हम लोग गामा एक्स वाई को, एक्चुअल में तो गामा एक्स वाई एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन है, लेकिन इसको मैं डायरेक्शन के टर्म में भी बोल सकता हूँ। जैसे ये नॉर्मल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन का है क्या ये नॉर्मल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन का है क्या? हाँ। तो गामा एक्स वाई को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन। गामा एक्स वाई को कुछ हम लोग इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन तो है ही, इसके साथ साथ हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि गामा एक्स वाई एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बीच का चेंज इन एंगल है। क्यों? मेरे को ये बताना, जो मेरा एक्स फेस है, तो ये एक्स फेस है, ये एक्स फेस है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स है, तो क्या एक्स फेस वाई वाई एक तरह से देखोगे तो डायरेक्शन वाइज एक्स फेस वाई डायरेक्शन में आ रहा है क्या, मतलब इसके अलोंग में डायरेक्शन देखोगे तो वाई है क्या? हाँ। अच्छा, ये मेरा वाई फेस है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर एक्सिस वाई है, वाई फेस के अलोंग अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये एक तरह से एक्स डायरेक्शन आ रहा है क्या? तो एक्स फेस और वाई फेस के बीच का एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी अल्टीमेटली उतना ही एंगल चेंज एक्स डायरेक्शन, मान लो एक्स डायरेक्शन शिफ्ट होकर ऐसे हो गया, वाई डायरेक्शन शिफ्ट होकर ऐसे हो गया, मतलब उतना ही एंगल चेंज हो रहा है क्या, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बीच का। एक्चुअल में ये फेस के बीच का एंगल चेंज है, पर बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस सिंपल हो जाएगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन में साइन कन्वेक्शन और बाकी सारी चीजें। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो अगर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बीच का एंगल चेंज इन एंगल मेरा क्या हो गया, गामा एक्स वाई। और उसमें अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लिए हैं, एक पॉइंट को रेफरेंस में मान, तो अगर उनके बीच का एंगल कम हो रहा है तो मैट्रिक्स के हिसाब से गामा एक्स वाई पॉजिटिव होगा, अगर उनके बीच का एंगल बढ़ रहा है तो मैट्रिक्स के हिसाब से गामा एक्स वाई नेगेटिव। फिर ये अगर आता है क्वेश्चन, जनरली नॉर्मल स्ट्रेन निकालने आएगा, बट मैट्रिक्स के हिसाब से कैसे प्लस और माइनस होगा गामा एक्स वाई, ये तो सिर्फ समझ गए। अब इसमें हम लोग को क्या है, इसका एनालिसिस करना, और एनालिसिस 2D एनालिसिस करना है। 2D एनालिसिस का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। सपोज ये मेरा एक्स डायरेक्शन है और क्या ये मेरा वाई डायरेक्शन है, अच्छी बात है। अब मान लो मेरे को किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है, मान लो इस डायरेक्शन का, डायरेक्शन का कुछ नाम दे दो, तो एक्स डैश क्या निकालना है, इस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन। ये कैसे निकालेंगे, यही तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन के अंदर पड़ता है अपन, तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन का, बस यहाँ डायरेक्शन से डील करना आसान है इसलिए मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है, ये सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, इस डायरेक्शन को एक्स डैश बोल, जिस भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है उसको एक बार के लिए एक्स डैश बोल। ठीक है, अगेन ये इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है, एक्स डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन एक्स एक्स, वाई डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन वाई वाई, साइन कन्वेक्शन के साथ टेंसाइल को प्लस कंप्रेसिव को माइनस लोगे यानी मैट्रिक्स के साथ, और गामा एक्स वाई एक्स फेस और वाई फेस के बीच का चेंज इन एंगल या एंगुलर डिफॉर्मेशन वही गामा एक्स वाई होगा, बट अभी हम लोग उसको गामा एक्स वाई बोल, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बीच, और एक्स फेस और वाई फेस के साथ ये भी बोल सकते हो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बीच का चेंज इन एंगल, क्लियर, और पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के बीच का एंगल बढ़ रहा कम हो रहा है, गामा एक्स वाई मैट्रिक्स के हिसाब से पॉजिटिव होगा, बढ़ रहा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, हो गया, ये तीनों चीज मेरे को पता है। अब इस एक्स डैश डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन, तो उसके लिए एक एनालॉजी याद रखना बस, जो तुम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े थे ना, वहां उस फॉर्मूले में जहां पर भी सिग्मा आता था,
कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन के फॉर्मूले में उसकी जगह आ जाएगा एप्सिलॉन, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के फॉर्मूले में जहां पर भी तुम लोग शियर स्ट्रेस टाउ आता था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन के फॉर्मूले मतलब वही फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के लिए और उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन के लिए, तो जहां पर भी टाउ दिखता था उसकी जगह अब तुम लोग को क्या दिखेगा, गामा बाई 2। में डेरिवेशन में नहीं ले जा रहा हूँ, ये एनालॉजी है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ध्यान देना, किसी भी इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला पता था क्या, तो अब उसी को नॉर्मल स्ट्रेन के टर्म में कन्वर्ट। तो नॉर्मल स्ट्रेस को मैं सिग्मा डैश बोल रहा था। अच्छा, किसी भी इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस सिग्मा एक्स एक्स प्लस सॉरी टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला था क्या। अब इसको कैसे रिप्लेस करोगे, तो सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो पहले एलएचएस, एलएचएस में अभी सिग्मा डैश आ रहा है, तो सिग्मा डैश की जगह एप्सिलॉन डैश बोलो, या उसी को मैं अभी एप्सिलॉन एक्स डैश बोल रहा हूँ, दैट इज इक्वल। आगे क्या था, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, यही हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई, कई बार एप्सिलॉन एक्स एक्स को एप्सिलॉन एक्स भी लिख देते हैं ना, तो बट ऐसे लिख रहे हैं, प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा, तो यहाँ सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2। तो अलग से मत रखना, कॉम्प्लेक्स ऐसे रिप्लेस करके करोगे तो कभी नहीं बोलोगे। प्लस वहां आता था टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ध्यान देना टाउ की जगह गामा बाई 2, यहाँ क्या आएगा गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2। अब इसमें साइन कनेक्शन बताऊंगा, जनरली यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा कि किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला, अगर मेरे को एक्स डैश जिस भी डायरेक्शन का निकालना है उसको एक्स डैश बोलो। अगला वैसे शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, टाउ डैश, टाउ डैश इक्वल टू क्या था माइनस इन ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाले चैप्टर में टाउ डैश इक्वल टू क्या था माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला याद होगा, प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन में क्या होगा, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, टाउ की जगह गामा बाई 2, तो अभी एलएचएस में टाउ डैश आ रहा है क्या, टाउ की जगह गामा बाई 2, तो एलएचएस में क्या हो जाएगा गामा डैश बाई 2, बट इसको मैं एज ए गामा डैश नहीं लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका भी बदलूंगा, बट एक बार के लिए गामा डैश बाई 2 लिखिए, इज इक्वल टू क्या था माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 प्लस क्या था टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, तो टाउ एक्स वाई की जगह गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2, तीनों तरफ इधर से भी 1/2 कॉमन निकाल के उधर का काट सकते हो, बट काटना उठना मत, वो सब न्यूमेरिकल में करना, इसको याद इस तरीके से। बस यहाँ पर इस गामा डैश को हम लोग को लिखने का तरीका क्या होगा ना, इसको हम लोग लिखेंगे गामा एक्स डैश वाई डैश। मैं ऐसा क्यों लिखा, ध्यान देना, शियर स्ट्रेन में ना, शियर स्ट्रेन में हमेशा दो एक्सिस आता है ना, जैसे गामा एक्स वाई, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बीच का चेंज इन एंगल, जो एक्स डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो वाई, कैसे जाना वो बताऊंगा। यहाँ भी दो नॉर्मल स्ट्रेन तो किसी एक डायरेक्शन का होता है, तो यहाँ केवल एक्स डैश आया, और यहाँ एक्स डैश वाई डैश लिखा, बट एक्स डैश वाई डैश में क्या है, एक्स डैश तो ये डायरेक्शन है ही, अब जिस भी डायरेक्शन को एक्स डैश बोले हो ना, जिस भी डायरेक्शन को उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, तो जो डायरेक्शन मिलेगा मैं उसको वाई डैश बोल दूंगा। ये शियर स्ट्रेन के लिए केवल 90 डिग्री एंटी, जो भी डायरेक्शन मिलेगा मैं उसको वाई डैश बोल, जब मैं किसी गामा एक्स डैश वाई डैश बोल रहा हूँ, यानी एक्स डैश और वाई डैश डायरेक्शन के बीच का चेंज है। नॉर्मल स्ट्रेन तो एक बार में किसी एक डायरेक्शन का, बट शियर स्ट्रेन में दो एक्सिस आएगा, बट दो एक्सिस में पहले किसको लिखेंगे, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन को रेफरेंस माने उसको पहले लिखे, जैसे एक्स डैश, फिर उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाओगे तो वाई डैश, जैसे अगर मैं इसको एक्स डैश बोलता तो वाई डैश इससे 90 एंटी क्लॉकवाइज जाता, तो इसको वाई। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब यहाँ पर एप्सिलॉन एक्स वाई वाई गामा एक्स वाई क्या है, एप्सिलॉन एक्स डैश क्या है, गामा एक्स डैश वाई डैश क्या है, और उसका साइन कन्वेक्शन और थीटा कैसे लेना है, ये समझना है। फॉर्मुला तो लिखना सीख गए, कॉम्प्लेक्स बस ये एनालॉजी याद रखोगे, और इसका साइन कनेक्शन के लिए, और इसमें थीटा देखना है ना। आरएचएस में क्या आ रहा है ना, एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई, ये जो आरएचएस में जो पार्ट आ रहा है ना, वो सिंपली जो मैट्रिक्स का साइन कन्वेक्शन है वही फॉलो कर, और मैट्रिक्स का साइन कन्वेक्शन नॉर्मल स्ट्रेन के लिए क्या है, एप्सिलॉन एक्स एक्स और एप्सिलॉन वाई वाई तो नॉर्मल स्ट्रेन है क्या सर। अगर ये नॉर्मल स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन मतलब इस डायरेक्शन का लेंथ बढ़ रहा है, स्ट्रेस नहीं बोला ना, स्ट्रेन को पॉजिटिव लेना है। अगर ये कंप्रेसिव स्ट्रेन है, डायरेक्शन का लेंथ कम, क्या लेना है,
अगला गामा एक्स वाई। गामा एक्स वाई को मैट्रिक्स के हिसाब से देखो, अगर मैट्रिक्स के हिसाब से पॉजिटिव है तो फॉर्म में भी मैट्रिक्स लोगे, मैट्रिक्स के हिसाब से वो नेगेटिव है तो फॉर्म में भी नेगेटिव लोगे। क्वेश्चन में जनरली मैट्रिक्स के हिसाब से यही होता है, ठीक है। क्या हो गया? और या फिर ऐसे कर सकते हो, मैट्रिक्स के हिसाब से पॉजिटिव मतलब सेम नेचर के फेस के बीच का एंगल कम होना चाहिए या अपोजिट में बढ़ना चाहिए, और नेगेटिव मतलब उल्टा, सेम नेचर में बढ़ेगा और या अपोजिट में कम होगा, हमेशा ही सेम नेचर देख लो, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, उससे 90, इसको लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। जैसे अगर ये मेरा डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, अब इससे 90 एंटी क्लॉकवाइज चले जाओगे तो जो डायरेक्शन मिलेगा उसको वाई। ये देखो इनके बीच का एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अगर इनके बीच का एंगल कम हो रहा है तो गामा एक्स वाई पॉजिटिव, और इनके बीच का एंगल बढ़ रहा है तो गामा एक्स वाई नेगेटिव। बट जनरली गामा एक्स वाई मैट्रिक्स के हिसाब से ड्रॉ करने की वजह सीधा वैल्यू ही दिया होता है, मैं इसलिए इसको सिंपल। अगला आरएचएस के बाद एलएचएस। एलएचएस में क्या आ रहा है? एप्सिलॉन एक्स डैश। ये भी नॉर्मल स्ट्रेन है एक्स डैश डायरेक्शन का, तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, मतलब उस डायरेक्शन का लेंथ बढ़ेगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, मतलब उस डायरेक्शन का लेंथ। ये तो एप्सिलॉन एक्स डैश की। अगला चीज सर, गामा एक्स डैश वाई डैश। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स एक्स डैश एंड वाई डैश के बीच का जो एंगल है ना वो कम होगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो एक्स डैश एंड वाई डैश के बीच का एंगल बढ़ेगा। लेकिन ये लिखते समय शर्त क्या है? ये पहला वाला डायरेक्शन जो है एक्स डैश है ना, उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने में जो डायरेक्शन मिलेगा, 90 एंटी क्लॉकवाइज जाने में जो डायरेक्शन मिलेगा वो वाई डैश बोलो। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने में जो डायरेक्शन मिलेगा वाई डैश। वैसे भी इसमें आएगा ना तो किसी इंक्लाइन डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन ही निकालने आएगा, शियर स्ट्रेन वाला पार्ट इतना नहीं आएगा। यही हो गया, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये चीज हो गया। लेकिन सर ये सारा चीज कर लेंगे, साइन के हिसाब से वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, लेकिन वो सबके लिए मेरे को पहले जिस भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना उसका थीटा निकालना। थीटा क्या है? थीटा क्या है ध्यान देना। अगर यहाँ डायरेक्शन के साथ बात कर रहे हो, जैसे ध्यान देना स्ट्रेस एनालिसिस में ना प्लेन से बात करना आसान था, जिस प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन निकालना उसका एंगल देख लो। लेकिन यहाँ जनरली मेरे को डायरेक्शन के साथ ज्यादा बात होगा। डायरेक्शन के मतलब किस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है, तो यहाँ डायरेक्शन ज्यादा सूटेबल। तो अगर डायरेक्शन ज्यादा सूटेबल है ना तो इस फॉर्मूले में जो थीटा है ना, थीटा क्या है? एंगल ऑफ एक्स डैश डायरेक्शन, एंगल ऑफ एक्स डैश डायरेक्शन। ऐसा क्यों बोला मैं? एक्स डैश डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकाल रहे हो वो डायरेक्शन हो गया, ये तो नॉर्मल स्ट्रेन के लिए। लेकिन अगर शियर स्ट्रेन निकालना हो तो उसमें दो डायरेक्शन आ रहा है ना, एक्स डैश और वाई डैश। तो जो पहले लिखो, पहले एक्स डैश, उसका एंगल लोगे। अगर पहले मैं वाई डैश को लिखा होता तो वाई डैश का एंगल लिखते हैं, लेकिन अगर मैं पहले वाई डैश को लिखता ना तो वाई डैश से 90 एंटी क्लॉकवाइज जाके जो डायरेक्शन मिलता है उसको एक्स डैश बोलता है। क्लियर पॉइंट? बट ऐसा करो ही मत, जो भी पहला डायरेक्शन देख रहे हो उसको एक्स डैश बोलो, तो 90 एंटी क्लॉकवाइज जाने में जो डायरेक्शन मिलेगा। इसके लिए इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है, जिस भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है वो डायरेक्शन। क्लियर पॉइंट? तो एंगल ऑफ एक्स डैश डायरेक्शन, प्लेन नहीं लिखा हूं, एक्स डैश डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल देना, हॉरिजॉन्टल से लेना है। हो सकता है गेट में कहीं से भी एंगल दिया हो, लास्ट में अगर डायरेक्शन का एंगल ले रहे हो तो एक्स डैश डायरेक्शन का एंगल हॉरिजॉन्टल से लोगे। तो एकदम सिंपल है। और हमेशा ही, वैसे तो हॉरिजॉन्टल से कोई सा भी एंगल ले सकते हो, तो हमेशा ही छोटा एंगल लिखो। और अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा को प्लस लोगे, और क्लॉकवाइज है तो माइनस। अब तुम लोग बोलोगे सर जब आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाला चैप्टर बता रहे थे तो आप तो एंगल वर्टिकल से लेते थे, बाकी सारा चीज सेम है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस क्लॉकवाइज को माइनस यहाँ भी ले रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ हॉरिजॉन्टल से लिए। अरे मेरे भाई मैं वही थीटा लिया हूँ। तो को याद होगा स्ट्रेस वाले चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाले चैप्टर में हम लोग प्लेन का एंगल लेते थे। तो जब भी प्लेन का एंगल ले रहे हो तो वर्टिकल से, और अगर उसके डायरेक्शन का एंगल ले रहे हो, उस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन भी बोलते हैं, अगर उसके नॉर्मल डायरेक्शन का एंगल ले रहे हो तो हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि बात वही पड़ेगा। जैसे समझना, मान लो ये एक्स डैश का प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन का वर्टिकल से एंगल थीटा है, छोटा वाला, ध्यान देना। तो अगर मैं इसका एक्स डायरेक्शन देखो, इस प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन ये होगा क्या, तो ये एक्स डैश डायरेक्शन हो गया। तो अगर इसका वर्टिकल से एंगल थीटा है तो इसके एक्स डैश डायरेक्शन का वही एंगल हॉरिजॉन्टल से होगा। कैसे? मेरे को ये पता है क्या, दो लाइन के बीच का छोटा एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का भी छोटा एंगल थीटा होगा। तो ये मेरा वर्टिकल है, तो वर्टिकल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल। ये मेरा एक्स डैश प्लेन है, और एक्स डैश प्लेन का परपेंडिकुलर एक्स डैश डायरेक्शन। तो अगर इनके और इनके बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल थीटा। यानी जब भी प्लेन का एंगल ले रहा हूं तो वर्टिकल से, और उसके नॉर्मल डायरेक्शन का एंगल ले रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है?
जनरली कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाले चैप्टर में प्लेन का एंगल ज्यादातर लेते हैं, तो वहां वर्टिकल का आदत डाला, एक ही आदत डाला हूँ, ठीक है। वहीं बट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाले में डायरेक्शन का आदत डालो, क्योंकि यहाँ ज्यादातर केस में डायरेक्शन से डील, ठीक है। ठीक है, नहीं तो बार बार अगर एक्स डैश का निकालना है तो उसका प्लेन पता करोगे, फिर उसका वर्टिकल से एंगल देखोगे, तो अच्छा डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल। यहाँ चूंकि मैं डायरेक्शन वाइज लिखाया हूँ, इसलिए मैं क्या लिखाया कि एंगल ऑफ एक्स डैश डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और हमेशा हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल देख लो, अगर वो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, क्लॉकवाइज है तो माइनस। यहाँ थीटा पुट कर दोगे, एप्सिलॉन एक्स एक्स वाई वाई गामा एक्स दिया होगा, तो जिस भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना निकल जाएगा, अगर वो प्लस आ रहा है तो टेंसाइल, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन का। वैसे ही कुछ भी निकाल सकते हो, बस एक एनालॉजी ध्यान रखना, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, टाउ की जगह गामा बाई टू। जैसे अगर मेरे को क्वेश्चन में आ रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने हैं, और ये 2D 3D स्ट्रेस हर केस के लिए वैलिड है। प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालते थे वो देखो। 2D स्ट्रेस कंडीशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते थे सिग्मा 1, 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर, और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 0 होता था, ये होता था ना। वैसे अगर 2D स्ट्रेस कंडीशन के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालोगे तो सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, टाउ की जगह गामा बाई 2, तो सिग्मा 1, 2 सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन 1, 2 हो जाएगा। बस ये 2D स्ट्रेस के लिए वैलिड है ना, 3D में यही काम, मैट्रिक्स आइगन वैल्यू निकाल के कर लोगे। दैट इज इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर, तो ये तो आर है तो इसको आर ही रहने दो। प्लस लोगे तो एप्सिलॉन 1 आ जाएगा, माइनस लोगे तो एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, बट उसके लिए आर निकालना पड़ेगा, वेयर आर इज क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, स्ट्रेस में आर का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो ये क्या होगा एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो टाउ एक्स वाई की जगह गामा एक्स वाई डिवाइड बाई 2, बस एनालॉगी मत भूलना। प्लस लोगे तो एप्सिलॉन 1, माइनस लोगे तो एप्सिलॉन 2। थर्ड लिखना चाहो अगर 3D एनालिसिस करो तो एप्सिलॉन 3 होगा, ठीक है। ठीक है, अभी मैं 2D एनालिसिस के अंदर ही रह के लिख रहा हूँ। 2D एनालिसिस के अंदर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता था जब 2D स्ट्रेस कंडीशन था, तो वो इन प्लेन टाउ मैक्स होता था। जैसे यहाँ जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन होगा वो इन प्लेन गामा मैक्स होगा क्या। अच्छा, इन प्लेन टाउ मैक्स निकालने का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या था, कैपिटल आर, ये इन प्लेन टाउ मैक्स का फॉर्मूला था। अच्छा, यहाँ टाउ की जगह एनालॉगी एक भी जगह मत छोड़ना, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, टाउ की जगह गामा बाई 2, यहाँ टाउ की जगह गामा बाई 2, तो इन प्लेन टाउ मैक्स निकालने का तरीका था। तो ध्यान देना, इन प्लेन टाउ मैक्स की जगह मैं बोल सकता हूँ क्या, इन प्लेन गामा मैक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इन प्लेन गामा मैक्स डिवाइड बाई 2, इसको ऐसे ही लिखना क्योंकि ऐसे ही याद रखना आसान होगा। टाउ इन प्लेन टाउ मैक्स की जगह इन प्लेन गामा मैक्स डिवाइड बाई 2 हो गया। अच्छा, इन प्लेन टाउ मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक कैपिटल आर, इन प्लेन गामा मैक्स बाई 2 निकालने का एक फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल आर, ये होगा। अच्छा, कैपिटल आर का फॉर्मूला इधर लिखा वैसे लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा, स्ट्रेस में सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर होता है, उसकी जगह गामा एक्स वाई डिवाइड। अच्छा, इस कैपिटल आर का एक और फॉर्मूला था स्ट्रेस वाले में, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, ये हो जाएगा मॉड एप्सिलॉन 1 माइनस, लेकिन ये जो है ना ये इन प्लेन गामा मैक्स नहीं है, इन प्लेन गामा मैक्स डिवाइड बाई 2 है, ध्यान देना, प्लेन गामा मैक्स के लिए फिर डबल कर देना कि टाउ की जगह गामा बाई 2, तो जहां भी इन प्लेन टाउ मैक्स मिल निकालने का तरीका, तो उसकी जगह इन प्लेन गामा मैक्स बाई 2 कैपिटल आर के बराबर होता है, तो कैपिटल आर का फॉर्मूला स्ट्रेस में होता था सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी गामा एक्स वाई बाई। या कैपिटल आर का एक और फॉर्मूला था मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, और सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, मॉड एप्सिलॉन। अच्छा, जो इन प्लेन टाउ मैक्स वाला प्लेन है, का याद होगा नॉर्मली स्ट्रेस सिग्मा एक्सेस प्लस सिग्मा वाई वाई होता था क्या, सॉरी सिग्मा एक्सेस प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 होता था क्या। इन प्लेन टाउमेक्स वाला जो प्लेन है उसका नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्सेस प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 होता है। उसी लॉजिक से अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, उसी लॉजिक से अगर हम लोग बात करें तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जो भी इन प्लेन गामा एक्स वाला प्लेन होगा उसका अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेन निकालूं, वो नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, बस सिग्मा की जगह मैं एप्सिलॉन कर दिया। मैं बोलूँ क्या, नॉर्मल स्ट्रेन द प्लेन ऑफ
इन प्लेन गामा मैक्स, तो टाउ मैक्स का प्लेन होता था, उसका नॉर्मल स्ट्रेस होता था सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2। यहाँ सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो ये क्या होगा एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई। भी अलग नहीं बताया, अलग नहीं, सारा चीज तुम लोग, ये अभी 2D एनालिसिस में हो, आगे इसी को 3D एनालिसिस में भी ले जाएंगे, तभी पहले 2D एनालिसिस का यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान देना। अ रेक्टेंगुलर रीजन इन अ सॉलिड इज इन अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन, बोल दिया है प्लेन स्ट्रेन यानी 2D स्ट्रेन का। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द अनडिफॉर्म्ड रेक्टेंगल, मतलब डिफॉर्म होने से पहले उनके कॉर्नर का कोऑर्डिनेट दिया है। they are given by P00 Q40 R43 S03, बना लेंगे रेक्टेंगल। द रेक्टेंगल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई, ये दिया तो ये मैट्रिक्स के हिसाब से ही दिया होगा, मान के चलेंगे साइन कन्वेक्शन के हिसाब से, तो प्लस दिया उसको प्लस ही लेना, जो माइनस दिया उसको। अब मेरे को क्या पूछ रहा है, द डिफॉर्म्ड लेंथ ऑफ द इलोंगेटेड डायगोनल अप टू 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस एक्यूरेसी तक कैलकुलेशन करना है। और जो मेरा इलोंगेटेड डायगोनल है उसका फाइनल लेंथ पूछा है, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होंगे ना, तो मेरे को ऐसे बोल दिया ना इलोंगेटेड डायगोनल का फाइनल लेंथ बताओ, क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया कौन से डायगोनल का निकालना है, तो डायग्राम दिया होता तो क्वेश्चन में बोल दिया इलोंगेटेड। पक्का है कि इस केस में ना एक डायगोनल इलोंगेट हो रहा होगा और एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कि अगर ऐसा नहीं होता तो बताता कौन सा डायगोनल, तो जो इलोंगेट हो रहा है उसका फाइनल लेंथ। ऐसा नहीं कि हर एक रेक्टेंगल में ऐसा होगा, बट यहाँ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि तभी तो ऐसे बोला है ना इलोंगेटेड डायगोनल का, कि 2 में एक इलोंगेट हो रहा होगा एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो अपने आप पता चल जाएगा कैलकुलेशन। पहले तो इस रेक्टेंगल को जो डिफॉर्मेशन से पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। बनेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसका 4 कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा P, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया 0,0 0,0, मतलब ये मेरा ओरिजिन हो गया क्या, तो क्या ये x डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट 0,0। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट 4,0, 4,0 मतलब x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट 0, तो ये कॉर्नर होगा ना, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, और ये 4 तभी होगा जब ये डिस्टेंस 4, ये मेरा पॉइंट Q कोऑर्डिनेट 4। अगला r का कोऑर्डिनेट 4,3, तो ये पॉइंट r होगा क्या, अब इस पॉइंट को r, इसका x कोऑर्डिनेट तो 4 ही है क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है, इसका y कोऑर्डिनेट 3 होना चाहिए। अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट 3 तभी होगा क्या, जब ये डिस्टेंस 3, एस का कोऑर्डिनेट 0,3, तो ये मेरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट अब अपने आप 0,3 सेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है 0 और वाई कोऑर्डिनेट इसके बराबर ये डिस्टेंस। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एक साइड 4 यूनिट है और एक साइड 3 यूनिट। सर मैं एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई ऑलरेडी दिया, ठीक है। एक्स डायरेक्शन दिया सर एप्सिलॉन एक्स एक्स 0.0001 0.001, एप्सिलॉन वाई वाई 0.00, गामा एक्स वाई 0.0। ये क्वेश्चन, अब इलोंगेटेड डायगोनल का फाइनल लेंथ पूछा, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, दोनों डायगोनल का नॉर्मल स्ट्रेन निकाल लो। इस एक डायगोनल का नॉर्मल स्ट्रेन पक्का पॉजिटिव आएगा और एक का नेगेटिव, तो जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो इलोंगेट हो रहा है, तो फिर उसका फाइनल लेंथ निकाल लेना, और स्ट्रेन निकल गया तो चेंज लेंथ निकल जाएगा, चेंज लेंथ निकल जाएगा तो फाइनल लेंथ। यहाँ पर 2 डायगोनल में एक डायगोनल को डायगोनल 1 बोल देता हूँ, मान लो मैं इस डायगोनल को डायगोनल और इस डायगोनल को अलग कलर से बना, डायगोनल 2, डायगोनल 1। डायगोनल 1 का इनिशियल लेंथ देखोगे, ये डायगोनल 1 है, ये ट्रायंगल को लो, ये 4 और ये 3 और ये 90, तो ये हाइपो हो जाएगा, तो डायगोनल 1 का इनिशियल लेंथ क्या होगा, √3² प्लस 4², सिंप्लीफाई करोगे 3² प्लस 4, डायगोनल 1 का इनिशियल लेंथ तो 5 यूनिट आएगा। अच्छा इनिशियल लेंथ तो डायगोनल 2 का भी उतना ही होगा, अरे रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल का लेंथ तो सेम होता है ना, रेक्टेंगल बिफोर डिफॉर्मेशन तो ये रेक्टेंगल है ना, निकालो को भी तो डायगोनल 2 का इनिशियल लेंथ 5 ही आएगा। अब एक एक करके, सबसे पहले तो क्या करते हैं, मेरे को तो अभी दोनों डायगोनल का नॉर्मल स्ट्रेन निकाल के देखना है ना, तो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन में किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कि एप्सिलॉन एक्स एक्स वाई वाई गामा एक्स वाई की ऑलरेडी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो उसको पुट करके पहले सिंप्लीफाई कर दो। किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में किसी भी इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला सिग्मा डैश का फॉर्मूला पता है,
में सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, टाउ की जगह गामा बाई टू। तो एलएचएस में सिग्मा डैश और सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो एलएचएस में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स डैश। एनालॉग ही समझना, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई टू। सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, ये क्या होगा सर एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई टू, प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू कॉस टू थीटा, तो उसकी जगह हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई टू प्लस टाउ एक्स वाई की जगह गामा एक्स वाई बाई टू, टाउ की जगह गामा बाई टू। अब एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई और गामा एक्स वाई पता है क्या, पुट कर दो। एप्सिलॉन एक्स एक्स कितना है, पुट एप्सिलॉन एक्स एक्स 0.001, एप्सिलॉन वाई वाई कितना है 0.00, गामा एक्स वाई कितना है 0.0, चेक कर लेना क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होके आएगा 0.001 प्लस 0.0 डिवाइड बाई टू, सो इट इज कमिंग 0.005 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.001 माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 0.0 डिवाइड बाई टू, कमिंग प्लस, कमिंग विथ माइनस साइन ना, ये तो कैलकुलेशन है 0.0005, यू कैन चेक कॉस टू थीटा प्लस गामा एक्स वाई प्लस 0.003 डिवाइड बाई टू, इट इज कमिंग 0.0015 इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करते हैं, पहले डायगोनल वन का नॉर्मल स्ट्रेन निकाले थे, फिर डायगोनल टू का। डायगोनल वन इसको बोला, इसका नॉर्मल स्ट्रेन के लिए इसके हिसाब से थीटा निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले में जो थीटा क्या है, जिस भी डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल, अगर वो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस और क्लॉकवाइज है तो माइनस। अभी मेरे को डायगोनल वन के डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है, तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना पड़ेगा। एक बार के लिए इसका हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल निकाल ही लो, प्लस माइनस बाद में देखना। मान लो इस एंगल को मैं 5 बोला, जो भी बोलना बट थीटा मत बोलना, साइन थीटा के लिए साइन वाइन सब देखना पड़ेगा ना। एंगल कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल को यूज करो, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और ये तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा क्या, इस ट्रायंगल में अगर मैं tan फाई लिखूं, tan फाई क्या होगा परपेंडिकुलर विच इज 3, बेस क्या होगा 4, यहाँ से फाई निकल जाएगा, कितना आएगा फाई tan इनवर्स 3 डिवाइड बाई 4, इट इज कमिंग 36.87 डिग्री। अच्छा ये एंगल भी निकालोगे तो ये भी फाई के ही बराबर आएगा, कर लेना। इस ट्रायंगल में भी ये 3 और ये 4, तो अगर इसको 5 बोलूँ तो tan फाई 3/4 होगा क्या, 3/4, तो वापिस ये एंगल भी तो 36.87 ही आएगा ना। तो जो बोलना है एक बार के लिए कैलकुलेट करते समय सही बोल दो, बट निकालोगे तो ये एंगल भी कितना आएगा 36.87 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 30 पॉइंट। अब मान लो मैं डायगोनल वन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना चाह रहा हूँ, यानी एप्सिलॉन डी वन, उसके हिसाब से थीटा क्या होगा, यानी एप्सिलॉन एक्स डैश के फॉर्मूले में कितना थीटा पुट करोगे कि डायगोनल वन के डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन आ जाए, तो उस थीटा को थीटा वन डी वन क्या होगा, जिस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है, अगर डायरेक्शन बोल रहे हो तो उस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, हॉरिजॉन्टल से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, क्लॉकवाइज है तो माइनस। तो डायगोनल वन वाला डायरेक्शन ये है क्योंकि इस डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकाल रहा हूँ ना, इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो जो भी हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल है देख लो 36.87 है क्या, तो ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये प्लस की माइनस। अब ये हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है क्या, और हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्या लोगे प्लस। वैसे मैं डायगोनल टू का भी तो बाद में नॉर्मल स्ट्रेन निकालना ही है, उसके हिसाब से एप्सिलॉन डी टू और उसके उसके हिसाब से एंगल को थीटा डी टू बोल दो, क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से बस कोई सा भी एंगल देख सकते हो, तो छोटा एंगल देख लो, छोटा एंगल 36.87 है। अब ये हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेना है तो क्लॉकवाइज को माइनस लोगे। बस ये हॉरिजॉन्टल से एंगल होना चाहिए इस डायरेक्शन का, बाकी कोई भी, जैसे तुम लोग का मन है ये नहीं लेने का ये लेने का तो ये ले लो। आई थिंक ये एंगल निकालोगे तो कितना आएगा 180 माइनस 36.87, ये आएगा 143.13। तो अगर इसका थीटा बोलूँ तो इस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एक एंगल अगर ये वाला ले रहा हूँ तो 143.13 है, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है क्या, तो इसकी जगह थीटा प्लस 143.13 भी पुट कर, बस वो हॉरिजॉन्टल से होना चाहिए। और ये ध्यान से देखो कि हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, क्लॉकवाइज है तो माइनस, जब भी किसी डायरेक्शन का एंगल ले रहा है। बट क्यों सबसे आसान तो छोटा एंगल लेना है ना, सही वाला लो, उल्टा सीधा काम तब निकाल लो। तो पहले मैं डायगोनल वन के डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन निकाल लेता हूँ, एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन डी वन, थीटा की जगह कितना पुट कर दो थीटा डी वन, विच इज प्लस 36.
पुट करोगे तो निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा वो तो मैथमेटिक्स से अपने आप आ जाएगा। आएगा ये एप्सिलॉन, यहाँ पुट कर दो ना, मैं वो पूरा पुट करके दिखा नहीं रहा हूँ, तो कैलकुलेशन है, क्या हो जाएगा -0.0005 कॉस 2 इंटू 36 इज कमिंग 2.8 इंटू 10⁻³ और ये प्लस साइन के साथ आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है कि ये चीज कंफर्म है क्या, कि जो मेरा डायगोनल 1 है वो क्या होगा, इलोंगेट होगा। और अभी क्वेश्चन में इलोंगेटेड डायगोनल का लेंथ पता चल पूछा है, फाइनल लेंथ। तो डायगोनल 1 इलोंगेट हो रहा है, तो बिना कैलकुलेशन के बोल सकते हो कि डायगोनल 2 कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बस इसका जो फाइनल लेंथ है वही इलोंगेटेड डायगोनल का लेंथ हो गया, कि अगर दोनों इलोंगेट होता तो क्वेश्चन में बताता किसका निकालना है। बट मान लो अभी तो मैं पहले ये निकाला, मान लो पहले ही मैं डायगोनल 2 का लेंथ एप्सिलॉन डी निकाला होता तो वो नेगेटिव आता, तभी तो मैं तब मेरे को डायगोनल 1 का कैलकुलेशन करना पड़ता है। मेरे को कैलकुलेशन से पहले थोड़ी पता है कि डायगोनल 1 का ही प्लस आना है, तो मैं पहले इसको ले लिया। अगर मान लो मैं पहले इसको लेता तो ये नेगेटिव आता, तो फिर इसका निकालना पड़ता। तो अभी एक बार के लिए मैं दोनों का निकाल के दिखा दे रहा हूँ, तो उससे तो दोनों का निकलने कैसे निकलता है वो कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा, और ये भी दिख जाएगा कि डायगोनल 1 इलोंगेट हो रहा है और डायगोनल 2 इस केस में कॉन्ट्रैक्ट। डायगोनल 2 का भी निकाल लो। अगर डायगोनल 2 का निकाल रहे हो तो फॉर एप्सिलॉन डी टू, मतलब मैं एप्सिलॉन डी टू कैलकुलेट कर, क्या की जगह कितना पुट करोगे, थीटा डी टू, एंड थीटा डी टू इज -36 पॉइंट, क्या जाएगा यहाँ थीटा की जगह थीटा डी टू पुट कर दो तो एप्सिलॉन डी टू आएगा, इट इज 0.005 माइनस 0.005 कॉस 2 इंटू 36.87 और -36.87, तो ये नेगेटिव साइन के साथ प्लस 0.005 साइन -36 आ रहा है, कैलकुलेशन -0.3 कॉस इज कमिंग -8 इंटू 10⁻⁻5, ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है क्या, डायगोनल 2 का जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, इट मीन्स डायगोनल 2 मेरा क्या होगा, इलोंगेट की कॉन्ट्रैक्ट डायगोनल 2, मेरे को इलोंगेटेड डायगोनल का फाइनल निकालना है, तो कौन सा डायगोनल इलोंगेट हो रहा है, केवल डायगोनल 1, तो मेरे को डायगोनल 1 का फाइनल, डायगोनल 1 इलोंग कैसे निकालोगे, डायगोनल 1 का स्ट्रेन कितना है, एप्सिलॉन डी1 निकाल चुके हो, 2.8 इंटू 10⁻⁻3, इसका कितना लेंथ चेंज हो रहा है, एक तो ये इलोंगेट हो गया पक्का है, बट कितना इलोंगेट हो रहा है पहले ये पता कर लो। तो हम लोग को पता है ये डायगोनल 1 का नॉर्मल स्ट्रेन है, मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ इन डायगोनल 1 डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ ऑफ डायगोनल 1 है क्या, 0.8 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, चेंज इन लेंथ इन डायगोनल 1 तो चलो निकालेंगे, इनिशियल लेंथ ऑफ डायगोनल 1 मेरे को पता है, इनिशियल लेंथ ऑफ डायगोनल 1 5 यूनिट है, ध्यान से देखना, इट इज 5, दैट इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻, यहाँ से क्या निकल जाएगा, चेंज इन लेंथ ऑफ डायगोनल 1, और डायगोनल 1 का लेंथ इतना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कि ये टेंसाइल स्ट्रेन है, 0.8 इंटू 10⁻3 0.014, और पॉइंट के 3 डिजिट तक कैलकुलेशन कम से कम करना ही पड़ेगा, फाइनल आंसर करेक्ट अप टू 3 डेसिमल। और जैसे डायगोनल 1 का चेंज लेंथ निकल गया तो डायगोनल 1 का फाइनल लेंथ निकल जाएगा क्या, उसको D1F बोलूँ, ये कितना होगा, डायगोनल 1 का इनिशियल लेंथ दैट इज D1 प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि डायगोनल 1 का लेंथ बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है उतना ऐड कर दो, तो कितना डायगोनल 1 का लेंथ चेंज हो रहा है, 0.01, इतना बढ़ रहा है इसलिए प्लस आएगा, 5 प्लस 0.0, मच इट इज 5.0, द फाइनल लेंथ ऑफ डायगोनल 1, दैट इज फाइनल लेंथ ऑफ इलोंगेटेड डायगोनल, कि अदर डायगोनल क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट। इलोंगेटेड डायगोनल का फाइनल लेंथ कितना आ गया, 5.014 यूनिट, का जो करेक्ट आंसर होगा 5.0। अब इसमें एक दो छोटी मोटी चीजें जो पूछ सकता है वो बता दे रहा हूँ, बाकी चीज तो तुम लोग समझिएगा, बाकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाला समझ गया ना तो सारा कंक्लूजन वैलिड है।
बस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में जहाँ सिग्मा आता है उसकी जगह एप्सिलॉन, जहाँ टाउ आता है उसकी जगह गामा बाई टू, बस इतना ध्यान रखना। जैसे इसका कभी मोहर सर्कल पूछा है, बाकी ना इसका कभी मोहर सर्कल पूछेगा ना, इसमें न्यूमेरिकल के लिए मोहर सर्कल मेथड यूज नहीं करेंगे, बस मोहर सर्कल कभी ड्रॉ करने बोल दिया है तो ड्रॉ कर देना। एक तो इसके मोहर सर्कल में दो एक्सिस लूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में एक्स एक्सिस में सिग्मा डैश आता है, यहाँ सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, ऐसे एप्सिलॉन एक्स डैश आएगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में वाई एक्सिस में टाउ डैश आता है, क्या यहाँ टाउ की जगह गामा बाई टू, तो यहाँ वाई एक्सिस में टाउ डैश, टाउ की जगह गामा बाई टू, तो ये गामा एक्स डैश वाई डैश डिवाइड बाई टू आएगा क्या ये। ठीक है, अगला ना यहाँ बस मोहर सर्कल का भी पूछा है ना, न्यूमेरिकल में यूज मत करना, बस मोहर सर्कल ड्रॉ करने बोला है तो ड्रॉ करके दिखा देना। तो यहाँ पर फिर अगर मेरे को न्यूमेरिकल में इसको यूज नहीं करना है, केवल मोहर सर्कल ड्रॉ करके दिखा देना है, बस दो चीज निकालोगे, मोहर सर्कल का रेडियस और सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो मोहर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल आर। बस एक ही एनालॉजी ध्यान रखना है, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, टाउ की जगह गामा बाई टू। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में कैपिटल आर का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई वाई डिवाइड बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ टाउ एक्स वाई की जगह गामा एक्स वाई डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, बस इससे रेडियस निकल जाए फिर, तो ये रेडियस ऑफ मोड। और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है मॉड एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू डिवाइड बाई टू, जैसे मॉड सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू होता है आर का, तो यहाँ सिग्मा की जगह, सिंपल ये हो गया रेडियस। अगला सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का जो मोहर सर्कल बनता है उसमें सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई टू, यहाँ सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा सर, एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई। मोहर सर्कल में सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो यहाँ भी जीरो। सेंटर और रेडियस से सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस पता कर लोगे तो मोहर हो गया मोहर सर्कल। इसके अलावा अगर मैं 3D एनालिसिस करूं या 3D स्ट्रेस कंडीशन का बात करूं, तो 3D स्ट्रेस कंडीशन में तीन प्रिंसिपल स्ट्रेन आएंगे, एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू और एप्सिलॉन थ्री। ये तीन प्रिंसिपल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, तो जैसे वहां कर रहे थे, जो मेरा स्ट्रेस मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू प्रिंसिपल स्ट्रेन को बताता, स्ट्रेस को बताता था क्या, तो यहाँ स्ट्रेन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, और स्ट्रेन मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, स्ट्रेन बता चुका हूं मैं। स्ट्रेन मैट्रिक्स में जहाँ स्ट्रेस मैट्रिक्स में सिग्मा आता था यहाँ उसकी जगह एप्सिलॉन, जहाँ स्ट्रेस मैट्रिक्स में टाउ आता था यहाँ उसकी जगह गामा बाई टू, वो करके स्ट्रेन मैट्रिक्स तो लिख लोगे। और स्ट्रेन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो प्रिंसिपल स्ट्रेन को बताएगा क्या, क्योंकि सिग्मा की जगह एप्सिलॉन, तो वहाँ स्ट्रेस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू प्रिंसिपल स्ट्रेस था, और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा ही का एक पार्ट है ना, तो स्ट्रेन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन। यहाँ पर सिंपल क्या कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे, आइगन वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन मैट्रिक्स की वैल्यू देगा डी है, तो तीन प्रिंसिपल स्ट्रेन आएगा, एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन। ये तो गया सर। अगला गामा, गामा मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन ना, तो 3D में अगर सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री पता है तो टाउ मैक्स कैसे निकालते थे, मॉड सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू, कॉमा मॉड सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू, कॉमा मॉड सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू, और तीनों में जो सबसे ज़्यादा है, बस यहाँ एनालॉजी यूज कर लो, टाउ की जगह गामा बाई टू और सिग्मा की जगह एप्सिलॉन। वो गामा मैक्स निकालने का था, टाउ मैक्स निकालने का फॉर्मूला था। यहाँ टाउ मैक्स की जगह पहले तो क्या लिखोगे, गामा मैक्स डिवाइड बाई टू, ये गामा मैक्स नहीं है, गामा मैक्स डिवाइड बाई टू, टाउ मैक्स की जगह गामा मैक्स डिवाइड बाई टू। अब टाउ मैक्स निकालने का तरीका क्या था, मैक्स ऑफ, तो गामा मैक्स बाई टू निकालने का तरीका क्या होगा, मैक्स ऑफ। वहाँ क्या था, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू, तो सिग्मा की जगह तो एप्सिलॉन ही होता है, ये मॉड एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू डिवाइड बाई टू, कॉमा मॉड एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन थ्री डिवाइड बाई टू, कॉमा मॉड एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन बाई टू, और तीनों में जो सबसे ज़्यादा, बस तीनों में जो सबसे ज़्यादा है ना वो गामा मैक्स बाई टू की वैल्यू देगा, डबल करके गामा मैक्स कर ही लोगे तुम लोग। पर इसको याद ऐसे ही रखना, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, वन बाई टू काट दोगे तो गामा मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ वन एप्सिलॉन वन माइनस टू, एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन थ्री, एप्सिलॉन वन माइनस थ्री, तीनों में जो सबसे ज़्यादा आएगा, बट वो याद रखना पड़ेगा, जबकि इसको एनालॉगी से कर लिया, सिग्मा टाउ मैक्स की जगह गामा मैक्स बाई टू, और जहाँ जहाँ सिग्मा था उसकी जगह एप्सिलॉन। सिमिलरली जैसे हम लोग 2D स्ट्रेस कंडीशन का 3D एनालिसिस करते थे,
वैसी अगर मैं करूं 3D एनालिसिस ऑफ 2D स्ट्रेन कंडीशन, स्ट्रेन कंडीशन 2D है बट उसका 3D एनालिसिस कर, वही चीज है जैसे 2D स्ट्रेस कंडीशन में सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो आता है, बट सिग्मा 3 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगी क्या अगर 2D स्ट्रेस कंडीशन है तो। वैसे अगर 2D स्ट्रेन है तो उस केस में एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 तो आएगा, वो 0 होगा तो कैलकुलेशन के बाद अपने आप आ जाएगा, बट जनरली एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 तो आएगा। तो निकालने का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई, ये याद नहीं रखना है बस एनालॉजी से डिवाइड बाय 2 प्लस। बट इस केस में थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन 30 होगा, गलती से सिग्मा 30 मत बोल देना, सिग्मा 30 होगा जब 2D स्ट्रेस है, लेकिन अभी 2D स्ट्रेन का बात करें और उसका 3D एनालिसिस करें, तो 2D स्ट्रेन में एप्सिलॉन 30 होगा, सिग्मा 3 तो आ सकता है, ये तो हो ही गया। अगला गामा मैक्स, अब 2D स्ट्रेन में जैसे 2D स्ट्रेस में भी दो चीज होता था ना, इन प्लेन गामा मैक्स और एब्सोल्यूट गामा मैक्स, यहाँ पर भी दो चीज होगा, इन प्लेन गामा मैक्स सॉरी 2D स्ट्रेस में इन प्लेन टाउ मैक्स और एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होता था, तो यहाँ भी दो चीज हो जाएगा, इन प्लेन गामा मैक्स और एब्सोल्यूट गामा मैक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट गामा मैक्स तो यही है, बस 2D स्ट्रेन कंडीशन, एप्सिलॉन 1 2 आएगा, एप्सिलॉन 3 0। तो ध्यान देना, इन एब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकालने का तरीका क्या है, उसकी जगह एब्सोल्यूट गामा मैक्स डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्या वही गामा मैक्स है बट इसको गामा मैक्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, यानी मॉड एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय 2, मॉड एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 3 डिवाइड बाय 2, एप्सिलॉन 3 0 है, मॉड एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 3 डिवाइड बाय 2, एप्सिलॉन 3 0 है तो मैं सीधा 0 पुट। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा ना वो गामा मैक्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाय 2, फिर डबल करोगे तो एब्सोल्यूट गामा मैक्स निकलेगा। और ये जो पहला वाला टर्म है ये कैपिटल आर के बराबर होता है क्या, और कैपिटल आर क्या होता है, इन प्लेन गामा मैक्स डिवाइड बाय 2 होता है क्या, ये गामा मैक्स इन प्लेन ही है, गामा मैक्स इन प्लेन डिवाइड बाय 2 है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 कैपिटल आर होता है, वो टाउ मैक्स होता है इन प्लेन वाला, यहाँ टाउ मैक्स इन प्लेन की जगह गामा मैक्स इन प्लेन, ये पहला वाला टर्म इन प्लेन गामा मैक्स है, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा, सॉरी ये पहला वाला टर्म इन प्लेन गामा मैक्स बाय 2 है, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो एब्सोल्यूट गामा मैक्स बाय 2। अब क्वेश्चन में इन प्लेन गामा मैक्स पूछा है तो यहाँ से इन प्लेन गामा मैक्स बाय 2 निकल गया, उसका डबल कर देना। एब्सोल्यूट गामा मैक्स पूछा है तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो गामा मैक्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाय 2 निकल गया, तो गामा मैक्स एब्सोल्यूट भी, ठीक है। बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो पहले हमेशा एब्सोल्यूट गामा मैक्स निकालना, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर इन प्लेन, अगर नहीं बताया है कि 2D एनालिसिस करना है या इन प्लेन वाला गामा मैक्स, ऐसे बताना चाहिए, नहीं बताया है तो ऐसे। ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसी का एक सब टॉपिक है स्ट्रेन रोजेट, कल के क्लास में हम लोग स्ट्रेन रोजेट देखेंगे, स्ट्रेन रोजेट कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर नया चैप्टर दैट इज कंबाइंड लोडिंग। चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद एंड जय माता।